बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। बेटा, हमने प्रीवियस लेक्चर में अपना चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट किया था, चैप्टर नंबर 9 कंप्लीट किया था केमिस्ट्री का, और आज हमने अपना न्यू चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, विच इज़ एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, आप इसको एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स भी कह सकते हैं। तो असल में हमने इस चैप्टर में एसिड्स के बारे में, बेसिस के बारे में और सॉल्ट्स के बारे में पढ़ना है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऊपर कुछ मेजर टॉपिक्स की हेडिंग दी गई है। अगर आप उसको देखें तो आपको समझ आती है कि वहाँ पे कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स, बेसिस की हेडिंग है। आगे उसके बाद जो सेकंड हेडिंग है वो आपके पास पीएच स्केल है, एंड द थर्ड इज़ सॉल्ट्स। तो इस तरह ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जिन्हें हमने समझना है। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि कुछ इंट्रोडक्शंस हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ अकॉर्डिंग टू एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ जाबिर बिन हयान से। ही इज़ अ मुस्लिम साइंटिस्ट। जाबिर बिन हयान इज़ अ मुस्लिम साइंटिस्ट। ही डिस्कवर्ड अ लॉट ऑफ एसिड्स। द वन इज़ आल्सो कॉल्ड किंग ऑफ एसिड्स, विच इज़ सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। ठीक है, इसी तरह आपके पास नाइट्रिक एसिड आ जाता है HNO3। द थर्ड इज़ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4, एंड द लास्ट एंड ओनली इज़ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स। तो इस तरह जाबिर बिन हयान ने नियरली 8th सेंचुरी में आपने ये एसिड्स डिस्कवर किया, जिसमें से एक इम्पॉर्टेंट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड कहलाता है। इसके बाद इंट्रोडक्शन में आपके लवाइज़र नामी साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है। लवाइज़र ने सबसे पहले बाइनरी कंपाउंड्स का कॉन्सेप्ट दिया। बाइनरी कंपाउंड आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। बाइनरी का मतलब होता है दो। ठीक है, कंपाउंड यानी एक कंपाउंड बनता है जो कि दो एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से बनता है। तो बाइनरी कंपाउंड के अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है जो कि लवाइज़र ने एक्सप्लेन की, तो उन्होंने ये कहा कि अगर कोई भी एसिड होगा तो उसके लिए ये बात ज़रूरी है कि उसके अंदर ऑक्सीजन नामी एलिमेंट ज़रूर अवेलेबल होगा, तब ही वो एसिड कहलाएगा। और ऑक्सीजन की इस इम्पॉर्टेंस को देखकर उन्होंने इस कॉन्सेप्ट का नाम बाइनरी कंपाउंड्स रखा। तो इस वजह से बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब ऑक्सीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर एसिड्स। और एग्जाम्पल में उन्होंने कहा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ़र डाइऑक्साइड, दोनों ही एसिडिक कंसनट्रेशन रखने वाली गैसेज हैं अगर इनकी कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा हो जाए। लेकिन इसके ओपोनेंट एक और इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिनका नाम सर हम्फ्री डेवी था। सर हम्फ्री डेवी ने यह कहा कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक एसिड के अंदर ऑक्सीजन उसका एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट कंसीडर किया जाए। और इसी बात को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने वो ही एग्ज़ाम्पल बताई जो कि जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर की थी। अगर आप गौर करें तो आपको नज़र आएगा कि जाबिर बिन हयान के फर्स्ट एसिड सल्फ्यूरिक एसिड में भी ऑक्सीजन एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है। इसी तरह नाइट्रिक एसिड में भी ऑक्सीजन अवेलेबल है, और इसी तरह अगर आप देखें तो फॉस्फोरिक एसिड में भी ऑक्सीजन अवेलेबल है। इसका यहाँ तक तो मतलब ये हुआ कि जो लवाइज़र की बात थी वो बिल्कुल करेक्ट थी। लेकिन अगर आप HCl की एग्ज़ाम्पल को देखें तो आपको क्या समझ आती है कि इसमें ऑक्सीजन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि लवाइज़र की यहाँ पे बात 110% करेक्ट नहीं होती। हर एक एसिड के लिए ऑक्सीजन का होना ज़रूरी नहीं है। और इसी बात को सर हम्फ्री डेवी ने कुछ इस तरह कहा कि ऑक्सीजन इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर ऑल एसिड्स, और उन्होंने एग्ज़ाम्पल क्या दी, HCl। तो असल में आपका जो इंट्रोडक्शन है जो कि आपका पेज नंबर 20 है, उस पर ये 3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो कि लिखी गई हैं, जिसमें से आपके पास बाइनरी कंपाउंड का एक शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर हम्फ्री डेवी का क्वेश्चन है, और एक और क्वेश्चन है जो कि इसके आगे मैं डिस्कस करने लगा हूँ। ये भी आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट है कि डिफ़ाइन एसिड।
बेटा ये आपने एक बात याद रखनी है कि अभी चंद लम्हात के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस चैप्टर में एसिड्स की 4 डेफिनेशंस हैं। एसिड्स की कितनी डेफिनेशंस हैं? 4। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन आता है डिफाइन एसिड, क्या क्वेश्चन आता है? डिफाइन एसिड, तब आपने उसकी डेफिनेशन ये लिखनी है जो मैं आपको भी समझाने लगा हूँ। फर्स्टली एसिड जो है ये एक लैटिन वर्ड है। लैटिन का मतलब लातीनी ज़ुबान का वर्ड है एसिडस, विच मीन्स सॉर। और अगर आप बात एसिड की करें तो मैं आपको बता चुका हूँ कि दुनिया का पहला जो ऑर्गेनिक एसिड दुनिया का जो पहला एसिड था वो जाबिर बिन हयान ने डिस्कवर किया था। किसने डिस्कवर किया था? जाबिर बिन हयान ने इन 8th सेंचुरी। लेकिन अगर आप बात आर्टिफिशियल एसिड की करें, यानी सिंथेटिक एसिड जिसको लेबॉर्ट्री में तैयार किया गया, तो ये तकरीबन 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम कॉल्बी था, उन्होंने डिस्कवर किया। और उस एसिड के 3 नाम मैंने मेंशन किए हैं। बुक में आपके इंट्रोडक्शन में एक नाम विनेगर लिखा हुआ है, लेकिन आपने 2 नाम और याद करने हैं। इसको विनेगर भी कहा जाता है, इसको एसिटिक एसिड भी कहा जाता है, और इसको कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा जाता है। तो कॉल्बी ने 1845 यानी 19th सेंचुरी में एसिटिक एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड यानी विनीगर, ये तीनों एक ही एसिड के नाम हैं, इन्हें क्या किया? डिस्कवर किया। और अगर आप इसका केमिकल फार्मूला लिखें तो वो बनता है CH3COOH। इट इज़ कार्बोक्सिलिक एसिड, इट इज़ विनीगर, इट इज़ एसिटिक एसिड। यानी इस एसिड के 3 नाम हैं, मैंने आपको तीनों मेंशन कर दिए हैं। तो अभी तक आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन कवर होते हैं, पहला जो क्वेश्चन आपको आना है, मैं फिर रिपीट कर दूं, डिफाइन बाइनरी कंपाउंड्स, व्हाट इज़ द रोल ऑफ सर हम्फ्रे डेवी। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो डिफाइन एसिड। 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपके इंट्रोडक्शन में क्या होते हैं? कवर होते हैं। तो आइए इन्हें पहले रीड कर लेते हैं। एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स आर द 3 डिस्टिंक्ट क्लासेस। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट क्लासेस in which almost all the organic and inorganic compounds are classified। ऑर्गेनिक का मतलब कि जिनमें कार्बन अवेलेबल होगा, और इनऑर्गेनिक का मतलब कि जिनमें कार्बन अवेलेबल नहीं होगा। आपने 9th क्लास में केमिस्ट्री की बुक के 1st चैप्टर के 1st पेज की ब्रांचेस में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का डिफरेंस याद किया था, जिसमें आपने ऑर्गेनिक की डेफिनेशन ये पढ़ी थी कि ऑर्गेनिक के लिए कार्बन का होना ज़रूरी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए, जबकि इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए कार्बन का होना ज़रूरी नहीं है। अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट मज़ीद एक्सप्लेन करूं तो मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें, जो कि आपको 9th क्लास की बुक पे पेज नंबर 48 पर मिलेगा, तो उसके अंदर 118 एलिमेंट्स मौजूद हैं। अगर आप उन 118 एलिमेंट में से कार्बन को सिर्फ सेपरेट कर दें तो बाकी 117 एलिमेंट्स इनऑर्गेनिक कंसीडर होंगे, जबकि सिर्फ एक कार्बन ऑर्गेनिक कंसीडर होगा। लेकिन जब जब कार्बन के साथ जो एलिमेंट इनऑर्गेनिक आके ऐड होता जाएगा वो ऑर्गेनिक का पार्ट बनता जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर कार्बन डाइऑक्साइड है CO2, तो आप इसको देख सकते हैं, इसमें कार्बन ऑर्गेनिक है, लेकिन ऑक्सीजन नो डाउट इनऑर्गेनिक था, लेकिन जब ये कार्बन का पार्ट बनेगा तब ये ऑर्गेनिक ही कंसीडर्ड होगा। अच्छा जी, अ फेमस मुस्लिम केमिस्ट जाबिर बिन हयान prepared nitric acid, hydrochloric acid, sulfuric acid, ठीक है जी। In 1787 Lavoisier named binary compounds of oxygen such as carbon dioxide and sulfur dioxide as acids which on dissolution in water, यानी जब वो पानी में डिज़ोल्व होंगे, they give acidic solutions। तो वो किस नेचर को शो करेंगे? एसिड्स की नेचर को शो करेंगे। आपने इसमें से इसका आंसर मार्क कर लेना है। लेटर ऑन इन 1815 सर हम्फ्रे डेवी डिस्कवर्ड दैट देयर आर सर्टेन एसिड्स विच आर विदाउट ऑक्सीजन, यानी कुछ ऐसे एसिड्स हैं जो कि ऑक्सीजन के बगैर भी दुनिया पे अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल HCl। डेवी proved that the presence of hydrogen as the main constituents of all acids, यानी ये लाइन आपने अंडरलाइन करनी है। ये मैंने इसलिए रीड किया ताकि मैं आपको अंडरलाइन करवा सकूं कि डेवी के मुताबिक हर एक एसिड की जो इम्पॉर्टेंस है वो हाइड्रोजन है। वो कैसे? तो आप सामने ज़रा ये तमाम जाबिर बिन हयान के एसिड्स देखिए, इसके स्टार्ट से लेकर एंड तक
आपको सारे एसिड्स के अंदर एक चीज़ कॉमन नज़र आएगी, वो क्या चीज़ है? हाइड्रोजन। इसी तरह अगर आप कार्बोक्सिलिक एसिड देखें तो इसके अंदर भी आपको क्या चीज़ नज़र आएगा? हाइड्रोजन। तो डेवी ने ये बात की कि हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की निस्बत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करैक्टर शो करता है एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ को प्रेजेंट करने में। It was also discovered that all water soluble metallic oxide turn red litmus blue। बेटा ये बात आगे अगर आप पेज नंबर 21 पे देखें तो प्रॉपर्टीज़ आने वाली हैं, मैं ये बात आपको वहाँ पे समझाऊंगा। इट्स अ प्रैक्टिकल, इट इज़ अ शॉर्ट प्रैक्टिकल, मैं आपको भी वो समझा दूंगा। मैं नीचे डायरेक्ट एसिड की डेफिनेशन पर आ रहा हूँ, इसको आपने मार्क करना है। द वर्ड एसिड इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कि ये लैटिन वर्ड से उखज़ किया गया है, विच मीन्स एसिडस मीनिंग सॉर। द फर्स्ट एसिड नॉन टू मैन, यानी इंसान को जो पहला एसिड मिला था वाज एसिटिक एसिड, जो कि सिंथेटिक एसिड था, डैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ विनीगर। अब यहाँ पर ना तो साइंटिस्ट का नाम शो किया गया है, ना उनकी डेट शो की गई है जब उन्होंने किया था, और ना ही डिफरेंट नाम और फार्मूला दिया गया है विनीगर का। वो मैंने आपको एज ए इंफॉर्मेशन वाइट बोर्ड पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, उसको आप अपने तौर पर राइट कर सकते हैं। अच्छा, अब ज़रा आते हैं एक इम्पॉर्टेंट बात पे, जो कि मेरा ख़्याल है कि आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था, कि जब भी कोई भी एसिड किसी भी बेस के अंदर ऐड होती है तो वो सॉल्ट क्या बना देती है? वाटर। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, अगर मैं इसका रिएक्शन लिखूँ, सिंपल रिएक्शन, तो एसिड में मैं ले लेता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल HCl प्लस, बेस में मैं ले लेता हूँ NaOH टू फॉर्म। आपको पता है कि सोडियम के ऊपर +1 होता है, हाइड्रोक्साइड पे -1 होता है, हाइड्रोजन पे +1 होता है और क्लोरीन पे -1 होता है। क्लोरीन जो है वो सोडियम के साथ अपनी बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है कंपैरेटिवली टू हाइड्रोजन, दैट्स वाई वो अपनी जगह जो है वो क्या कर लेगी? शिफ्ट कर लेगी। तो इधर आपके पास NaCl बन जाएगा। जब OH को नज़र आएगा कि उसने अपने आप को थोड़ा सा स्टेबिलिटी की फॉर्म पर लाना है, तो वो हाइड्रोजन को अपनी तरफ एक्सेप्ट करवा लेगा और यहाँ पर क्या चीज़ बन जाएगी? H2O। तो अब आपके पास जो NaCl है, असल में NaCl क्या चीज़ है? सॉल्ट, और H2O आपके पास क्या चीज़ है? वाटर। तो इस तरह आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी कोई एसिड किसी भी बेस में मिलता है तो वाटर और सॉल्ट बना लेता है। क्या बना लेता है? वाटर एंड सॉल्ट। इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, अब आप अगले पेज पे आ जाइए, टॉप पे। तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप ज़रा सुन लीजिए कि अगर आपको मैं ये बताता चलूँ कि ये रिएक्शन लिखने का मकसद क्या था, बुक पे तो ये उन्होंने प्रेजेंट नहीं किया हुआ, इसको बताने का मकसद सुन लीजिए। आप जब भी कोई चीज़ खाते हैं, ठीक है, यानी आप फूड खाते हैं, तो वो फूड आपके स्टमक में जाता है और स्टमक में उस फूड की क्या होती है? डाइजेशन। अब आप ये बात याद रखिए कि जब आपकी फूड की डाइजेशन होती है आपके स्टमक में, तो उस डाइजेशन के वक्त आपकी स्टमक से एक एसिड रिलीज़ होता है विच इज़ कॉल्ड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मीन्स HCl। ठीक है, कुछ और भी एसिड रिलीज़ होते हैं, लेकिन मैं इसको कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा क्योंकि आप सब बायोलॉजी के स्टूडेंट्स नहीं हैं, कुछ बीच में मोस्टली कंप्यूटर के स्टूडेंट्स भी हैं, तो इस वजह से मैं इसको थोड़ा सा इजी रखूँगा कि आपको कुछ बात समझ आ जाए। तो बात कुछ इस तरह की है कि जब आपकी स्टमक में से HCl रिलीज़ होता है तो वो उस फूड के साथ कोलाइड करता है, उसको तोड़ता है, स्प्लिट करता है स्मॉल पीसेस में। लेकिन कभी कभार हम कुछ ऐसा खाना खा लेते हैं जिसको तोड़ने के लिए ज़्यादा एसिड की ज़रूरत होती है, जिसकी वजह से आपकी स्टमक में एसिडिटी हो जाती है। यकीनन ये लफ्ज़ आपने अपने घर में किसी ना किसी की ज़ुबान से ज़रूर सुना होगा कि भाई हमें एसिडिटी हो गई है। अब जब एसिडिटी होती है तो असल में आपकी बॉडी में HCl की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। अब आप क्या करते हैं? अब आप ये करते हैं, मैं HCl भी लिख रहा हूँ लेकिन अभी मैं इसको एसिड लिखूँगा कि एसिड की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? ज़्यादा, क्योंकि सिर्फ एक HCl नहीं है, मैंने जैसे अभी बताया कि डिफरेंट एसिड्स हैं, तो मैं सबके नाम नहीं लिख सकता, मैंने सिर्फ एसिड का वर्ड लिख दिया। अब आप क्या करते हैं, जिसको एसिडिटी होती है वो क्या करता है? वो फार्मास्यूटिक्स शॉप पर जाता है, यानी फार्मेसी पर, और वहाँ से इनो का एक पैकेट फॉर्म मिलता है, वो लेकर आता है। बेटा असल में जो इनो है वो असल में एक किस्म से क्या होती है? एक बेस होती है। वो जैसे ही आप पीते हैं आपको रिलैक्सेशन आ जाती है। क्यों? वो बेस जाके उस एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बना देती है? सॉल्ट बना देती है, और क्या बना देती है? वाटर। सॉल्ट और वाटर जितनी बॉडी की ज़रूरत होती है वो बॉडी यूज़ कर लेते हैं, एल्स ये सॉल्ट और वाटर आपके यूराइन में से, ठीक है, यूराइन में से रिलीज़ हो जाते हैं, या फिर ये सॉल्ट और वाटर स्वेट की फॉर्म में
यानी पसीने की फॉर्म में स्वेटिंग होती है और आपकी बॉडी से बाहर आ जाते हैं। तो ये बेटा पूरी की पूरी एक केमिस्ट्री है जिसको हमें देखना पड़ता है। इस तरह अब उन्होंने यहाँ पे कुछ बताया हुआ है, हम इसके बारे में रीड कर लेते हैं। पेज नंबर 21, वी ऑल हैव अ लिटिल कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इन आवर स्टमक विच हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द फूड। समटाइम द कंसंट्रेशन ऑफ स्टमक एसिड्स बिकम टू मच, बहुत ज़्यादा हो जाती है, विच कॉज एसिडिटी। दिस अनकम्फर्टेबल फीलिंग इज़ ईजिली ट्रीटेड बाई टेकिंग एन अल्कलाइन मेडिसिन्स। अल्कलाइन मेडिसिन्स का मतलब जो बेसिक मेडिसिन्स होती हैं। द अल्कली न्यूट्रलाइज द एसिड, न्यूट्रलाइज का मतलब क्या है कि इसके साथ न्यूट्रलाइजिंग करेगा, न्यूट्रलाइजेशन का फिनोमिना अकर होगा। एंड प्रोड्यूसिंग अ हार्मलेस केमिकल, हार्मलेस का मतलब कि जो कम नुकसान पहुंचाएगा, विच इज़ कॉल्ड एन एसिड, विच इज़ कॉल्ड एन एसिड, सॉरी विच इज़ कॉल्ड एन सॉल्ट। तो इससे जो चीज़ तैयार होगी उसको हम क्या नाम देंगे, सॉल्ट। तो जो एसिड आपके स्टमक में था, बेस इनो आपने पिया, तो आपकी बॉडी यानी आपकी स्टमक में सॉल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। और ये याद रखिए कि सॉल्ट जो है वो लेस हार्मफुल है, वो या तो यूराइन में से रिलीज़ हो जाएगा या स्वेटिंग में से रिलीज़ हो जाएगा या बॉडी को ज़रूरत हुई तो वो यूज़ कर लेगी। अच्छा, अब आगे आ जाइए कॉन्सेप्ट्स ऑफ एसिड्स एंड बेस। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है। अगर वो आपको कहे, आप इधर हेडिंग बना सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, कहीं पर भी आप हेडिंग बना लीजिए। ये असल में एसिड और बेसिस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं और इस बात को याद रखिए क्योंकि आगे जाके इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ आएंगी। तो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो आपने इनको नाम देना है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन है, शॉर्ट भी है। लॉन्ग आएगा 4 पॉइंट, शॉर्ट आएंगे तो 2 पॉइंट्स। पहले सुन लेते हैं एसिड्स के हैं। कहते हैं जी एसिड्स हैव सॉर टेस्ट, फॉर एग्जांपल अनराइप सिट्रस फ्रूट और लेमन जूस। सिट्रस फ्रूट से मुराद आपके पास ऑरेंज, ये जो चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, खट्टे जो होते हैं। और बेसिस जो हैं वो बिटर होती हैं, टेस्ट बिटर मतलब कड़वे होते हैं। एंड फील स्लिपरी यानी हाथ से निकलते हैं, स्लिप होते हैं। जैसे घर में आपके पास सोप है, साबुन, उसको हल्का सा वाटर लगे तो वो स्लिप होना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि सोप इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ बेस। सोप जो है वो बेस से बना करता है। अब अगला पॉइंट जो है वो असल में वही पॉइंट है जो मैंने आपको बताया था कि पीछे एक शॉर्ट प्रैक्टिकल है। तो आपके पास जब आप लेबॉर्ट्री में जाएंगे केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स के लिए तो आपको 2 पेपर दिए जाते हैं। उन पेपर्स का नाम है लिटमस पेपर। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये समझ लीजिए ये 2 लिटमस पेपर हैं। एक लिटमस पेपर का कलर है रेड, एक लिटमस पेपर का कलर है ब्लू। अब आपने याद रखना है कि जो रेड लिटमस पेपर है इसका काम है कि अगर मैं इसको किसी एसिड में ऐड करूँगा, डिप करूँगा, तो इसका कलर रेड ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इसको किसी बेस में डिप करूँगा और निकालूंगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा। तो आपने याद रखना है कि हमेशा रेड लिटमस ब्लू में कन्वर्ट होता है अगर आप उसको बेस में डिप करें। इसी तरह अगर कोई ब्लू लिटमस आप किसी एसिड में डिप करेंगे तो उसका कलर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, रेड में। अब सवाल ये है कि ये प्रैक्टिकल परफॉर्म कैसे होता है। देखिए मैं 3 बीकर लूँगा, एक में वाटर लूँगा, एक में एसिड लूँगा और एक में बेस लूँगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि तीनों कलरलेस हैं। मैं तीनों बीकर आपके सामने रख दूँगा और आपके हाथ में लिटमस पेपर दे दूँगा। मैं कहूँगा बेटा मुझे बताइए इनमें से एसिड कौन है, बेस कौन है। ठीक है, वाटर वाला मैं अभी आपको बीकर नहीं दूंगा, 2 बीकर दे दूंगा, एक एसिड का और एक बेस का, और लिटमस पेपर आपके हाथ में थमा दूंगा। अब आप क्या करेंगे, आप लिटमस पेपर को पहले डिप करेंगे एक बीकर में। अगर वो लिटमस पेपर रेड है और डिप करने के बाद उसका कलर ब्लू आ जाता है, इट मीन्स डैट जिस सोल्यूशन में आपने उसको डिप किया वो सोल्यूशन क्या है, बेस है। ठीक है, और अगर आप ऐसे सोल्यूशन में उसको डिप करते हैं कि ब्लू से उसका कलर रेड आ जाता है, इट मीन्स डैट वो सोल्यूशन क्या है आपके पास, एसिड है। तो ये असल में लिटमस पेपर का फंक्शन है। तो एसिड्स का सुन लीजिए, दे टर्न ब्लू लिटमस रेड, वाइल बेसिस का दे टर्न रेड लिटमस ब्लू। अच्छा, एसिड की प्रॉपर्टीज़ है ये जला देते हैं, अगर आपके हाथ के ऊपर गिरेंगे तो ये कोरेसिव इन नेचर होते हैं। तो अगला पॉइंट यही है, दे आर कोरेसिव इन कंसनट्रेटेड फॉर्म। कंसनट्रेटेड का मतलब है कि अगर ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है, तो ये जला देते हैं आपकी स्किन को। जबकि बेसिस के बारे में दे आर नॉन कोरेसिव, ये नहीं जलाती आपकी स्किन को, एक्सेप्ट सिर्फ 2 बेसिस को छोड़ के, अगर वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में हो यानी प्योर फॉर्म में हो। एक है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और एक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला पॉइंट दोनों का सेम है। आप एक बीकर ले लीजिए, उस बीकर में पानी लीजिए, उस पानी के अंदर, मतलब आप 2 बीकर ले लीजिए, दोनों में पानी ले लीजिए, एक में एसिड डालें, एक में बेस डालें।
एक में एसिड डाल दीजिए और एक में बेस डाल दीजिए, ये आपके पास तैयार हो जाएगा एक्वस सॉल्यूशन। एक को आप नाम देंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स और एक को नाम देंगे एक्वस सॉल्यूशन ऑफ बेस। अब आप क्या करें, इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी को पास करवाने की कोशिश करें वायर्स के थ्रू, बल्ब लगाकर, तो इन दोनों में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाएगी। ठीक है, तो देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरे का भी यही लिखा हुआ है कि देयर एक्वस सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। अब हम आगे फर्दर मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। अपने अगले टॉपिक पे अगर मैं बात करूं तो अगला टॉपिक है इन टर्म ऑफ एसिड्स एंड बेस। मैंने जैसे आपको पीछे बताया था कि एसिड की 4 डेफिनेशंस हैं, इसी तरह बेसिस की भी 4 डेफिनेशंस हैं। क्वेश्चन क्या आएगा वो आप सुनिए। पहली बात, क्वेश्चन सुनने से पहले ये सुन लीजिए कि हमने 3 कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में डिस्कस करने हैं अकॉर्डिंग टू एसिड्स एंड बेस। द फर्स्ट इज़ लेविस कॉन्सेप्ट, the second is Bronsted-Lowry concept and the third is Arrhenius concept। बुक के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे Arrhenius है, सेकंड में Bronsted-Lowry concept है और थर्ड में Lewis concept। ठीक है, हम वन बाय वन इनकी डिस्कशन करेंगे। अब जब आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएगा एसिड या बेस का तो इस तरह आएगा कि डिफाइन एसिड। अगर तो यूँ क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी डेफिनेशन इंट्रोडक्शन में से लिखनी। अगर आपको क्वेश्चन आता है डिफाइन एसिड इन टर्म ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट तो आप लेविस के बारे में से एसिड की डेफिनेशन लिखेंगे। डिफाइन एसिड इन टर्म ऑफ ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट तो आप उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। और अगर आएगा डिफाइन एसिड इन टर्म ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट तब आप इसमें से एसिड की डेफिनेशन लिखेंगे। यानी जिस कॉन्सेप्ट के बारे में साथ नाम मेंशन होगा आप उसी की एसिड की डेफिनेशन या उसी की बेस की डेफिनेशन लिखेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको सिर्फ क्वेश्चन आता है डिफाइन एसिड तो आप सिर्फ वो टॉप पे जो एसिड की मैंने आपको फर्स्ट पे डेफिनेशन करवाई है आपके बुक के इंट्रोडक्शन पे आप वो करेंगे। अब हम सुन लेते हैं कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट क्या है। ये 1787 में प्रपोज किया गया था। आर्हीनियस के मुताबिक एसिड क्या चीज़ है, ऐसी चीज़ है कि अगर आपके पास एक सोल्यूशन है, सोल्यूशन से मुराद आपके पास वाटर है और उस वाटर के अंदर आपने कोई सोल्यूशन मिक्स किया है और उस सोल्यूशन के मिक्स होने के बाद वाटर उस सोल्यूशन को डिसएसोसिएट करता है, मतलब स्प्लिट करता है, और करने पर वो सोल्यूशन H पॉजिटिव आयन बना देता है तो वो सोल्यूशन एसिड कहलाएगा। और हम ये कहेंगे कि ये असल में एक एक्वस सोल्यूशन है। एक्वस का नाम इसलिए देंगे क्योंकि इसमें वाटर भी पाया जाएगा। इसी तरह आर्हीनियस के मुताबिक बेस एक ऐसा सोल्यूशन होगा जिसमें आप जो भी चीज़ ऐड करेंगे लिक्विड, वो चीज़ अगर इन फ्यूचर OH नेगेटिव आइंस प्रोवाइड करेगी तो उसको हम क्या नाम देंगे कि वो बेस है इन टर्म ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, इन्होंने पहले एक जर्नल एग्जांपल ली, मैं एग्जांपल्स यहीं पर लिख कर दिखाता हूँ। इन्होंने पहले एक जर्नल एग्जांपल ली समझाने के लिए। वो जर्नल एग्जांपल क्या थी ये हम डिस्कस कर रहे हैं, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स जो फर्स्ट जर्नल एग्जांपल ली गई है इसमें वो ये थी कि आपके पास अगर मैं बात आर्हीनियस कॉन्सेप्ट से एसिड्स की करूं तो एसिड की जो बात है या एसिड्स की जो बात है वो ये है कि आपके पास कोई भी H एक कंपोनेंट है और उसके साथ कोई भी A कोई भी कंपोनेंट है, तो आप क्या करेंगे, जैसे ही इसको वाटर में आयोनाइज करवाएंगे, वाटर में इसको ऐड करेंगे तो इसके आइंस बनेंगे जिसकी वजह से H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज जबकि A के ऊपर क्या चीज़ आएगी, नेगेटिव चार्ज। तो H के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का मतलब ये क्या चीज़ कंसीडर होगी, एसिड इन टर्म ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। अब आप इसकी एग्जांपल्स बना लीजिए। A की जगह आप कोई दूसरा कंपोनेंट ले लीजिए, फॉर एग्जांपल HCl। जब ये आयोनाइज होता है तो H पॉजिटिव बन जाएगा और क्लोरीन क्या बन जाएगी, नेगेटिव। ठीक है, इसी तरह अगर हम बात बेस की करें, इसी तरह अगर हम बात किसकी करें, बेस की, तो बेस के पास भी कुछ ऐसी ही प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं जो कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में बताई गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास NaOH कोई भी कंपोनेंट है तो ज़ाहिरी सी बात है इसमें Na स्प्लिट होगा तो Na पॉजिटिव चार्जेस बनाएगा यानी सोडियम, और उसके साथ OH जो है वो कौन से चार्जेस बनाएगा, नेगेटिव। यानी वाटर के अंदर जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड को आप डालेंगे तो ये आयोनाइज हो जाएगा जिसकी वजह से ये OH नेगेटिव चार्जेस बना देगा या OH नेगेटिव आइंस बना देगा, जिसको हम क्या नाम देंगे, बेस का नाम देंगे अकॉर्डिंग टू
आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। तो आइए इसे रीड कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट को। पेज नंबर 21 पर आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। सबसे पहले हम एसिड की डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। एसिड इज़ अ सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोजन आयंस। आपने ये डेफिनेशन लिख लेनी है। उसके बाद नीचे आपको डिफरेंट एग्जांपल्स नज़र आएंगी, आपने उनमें से कोई सी 2 एग्जांपल्स अपनी मर्ज़ी से राइट कर लेनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, पेज नंबर 22। तो आपको सेकंड लाइन पर, बल्कि आपको पेज नंबर 21 के लास्ट पर ही डेफिनेशन नज़र आएगी बेस की। बेस इज सब्सटेंस विच डिसएसोसिएट्स इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव हाइड्रोक्साइड आयंस, यानी जिसमें OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। नेक्स्ट पेज पे आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी, आपने कोई सी 2 एग्जांपल्स लिख लेनी है। तो बेटा इस तरह आपको आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में से एसिड की डेफिनेशन, बेस की डेफिनेशन और इसकी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। आपने इसको एज अ शॉर्ट क्वेश्चन ही याद करना है। उसके बाद आपको नीचे लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट नज़र आएगा। लिमिटेशंस का मतलब ख़राबियाँ होता है या गलतियाँ होता है, आप इसको डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे कि आर्हीनियस से ऐसी क्या गलतियाँ हुई जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट जो था ये लॉन्ग लास्टिंग या फिर बहुत ज़्यादा अरसे तक नहीं रहा, और इसकी जगह आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा एक और कॉन्सेप्ट बिल्डअप किया गया विच इज़ ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट। यानी ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट बनाने की वजह क्या थी? वजह ये थी कि आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में कुछ लिमिटेशंस थी, कुछ ख़राबियाँ थी। तो पहली ख़राबी तो मैं आपको ये बता दूं जो इस कॉन्सेप्ट में थी, वो ख़राबी ये थी कि असल में इस कॉन्सेप्ट के अंदर हमने जितनी भी बात डिस्कस की, हमने कहा उसमें हमने अपने कंपोनेंट्स को या सब्सटेंसेस को हमने वाटर के अंदर आयोनाइज करवाना है, यानी एक्वस सॉल्यूशन ज़रूर बनाना है। इट मीन्स डैट कि जो आपके पास आर्हीनियस कॉन्सेप्ट है, ये आर्हीनियस कॉन्सेप्ट सिर्फ जो है ये एक्वस सॉल्यूशन को एप्लीकेबल करता है, जबकि नॉन एक्वस सॉल्यूशन को एप्लीकेबल नहीं करता। ये इसकी पहली लिमिटेशन थी, पहली ख़राबी थी कि वाटर के बगैर एसिड और बेसिस ये बना ही नहीं सकता। तो इसको पहले रीड कर लेते हैं। दिस कॉन्सेप्ट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस सॉल्यूशन और मीडियम and doesn't explain the nature of acids and bases in non-aqueous medium। इसी तरह आपके पास सेकंड पॉइंट है कि हमने अभी डिस्कस किया कि आर्हीनियस के मुताबिक एसिड वो चीज़ है जिसमें H पॉजिटिव आयन होगा और बेस वो चीज़ है जिसमें क्या होगा, OH नेगेटिव आयन। मैं इसको थोड़ा सा ना लिख कर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको ये बात ना प्रॉपरली समझ आ जाए। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि आर्हीनियस ने ये कहा कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के एसिड वो सब्सटेंस है जिसमें H पॉजिटिव आयंस बनेंगे, जबकि बेस वो सब्सटेंस है जिसमें OH नेगेटिव आयंस बनेंगे। लेकिन बाद में ये चीज़ देखी गई कि ज़रूरी नहीं है कि हर एक एसिड में H पॉजिटिव आयंस हों। कुछ ऐसे एसिड्स भी होते हैं जो कि H पॉजिटिव होने के बावजूद भी एसिड हैं, उनमें H पॉजिटिव नहीं होता, तब भी वो एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एसिड्स की बात करूं, SO2 CO2, आप देख सकते हैं इन दोनों में कहीं पर भी H मौजूद नहीं है। तो इसका मतलब कि ये अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कॉन्सेप्ट एसिड की प्योर डेफिनेशन नहीं है। इसी तरह अगर आप बात करें बेस की, तो जहाँ तक बेस की बात है तो इस तरह कुछ ऐसी बेसिस भी अवेलेबल हैं दुनिया पर या दुनिया में जिनके अंदर अगर OH नेगेटिव आयन ना भी हो तब भी वो बेसिस कहलाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड एक बहुत अच्छी और बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है और इसके अंदर आपको OH नेगेटिव आयन यानी हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सल आयन कहीं पर भी नज़र नहीं आ रहा, फिर भी एक बेस है। तो इस तरह ये बेसिस की भी एक लिमिटेशन आ गई। तो जब हमने इसको सम अप किया तो हमें पता चला कि आर्हीनियस का कॉन्सेप्ट जो है वो अभी वाइडली तौर पर यूज़ नहीं किया जा सकता, इसलिए इसको उस टाइम क्या कर दिया गया, डिमोलिश कर दिया गया, यानी ख़त्म कर दिया गया। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि आर्हीनियस की वजह से इन बातों को मज़ीद
देखा गया, इनके बारे में मज़ीद सोच विचार की गई और फिर आगे न्यू कॉन्सेप्ट्स आए। अगर आर्हीनियस ना होता तो मेरा ख़्याल है कि आगे शायद ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट भी ना आता। चलिए इसको रीड कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, acid and bases are only those compounds which contain hydrogen and hydroxides ions only. It can't explain the nature of compounds like CO2, NH3 which are acids and bases respectively. मेरी और इनकी एग्जांपल्स में थोड़ा सा डिफरेंस है। इन्होंने CO2 की एग्जांपल सिर्फ दी है एसिड के लिए और NH3 की एग्जांपल दी है सिर्फ बेस के लिए। NH3 हम अमोनिया को कहते हैं और अमोनिया क्या है, एक बेस है। मैंने कुछ एडिशन कर दी है एग्जांपल्स की, यकीनन इससे आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो मज़ीद स्ट्रॉन्ग होगी। तो बेटा आज हम यहाँ तक इस अपने लेक्चर को रखते हैं। हमने इस लेक्चर में क्या सीखा, हमने इंट्रोडक्शन में कुछ साइंटिस्ट की बात की, वहाँ पर 2 शॉर्ट क्वेश्चन कवर किए। पहला क्वेश्चन हमने बाइनरी कंपाउंड्स का कवर किया, फिर हमने डिफाइन एसिड्स का क्वेश्चन कवर किया। अगले पेज पर हमने एसिड और बेसिस का एक लॉन्ग क्वेश्चन कवर किया, उसके अंदर से एक शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया। फिर आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड और बेसिस का शॉर्ट क्वेश्चन कवर किया और लास्ट पे हमने एक और क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से समझा और उसको कवर किया, विच इज़ द लिमिटेशंस ऑफ आर्हीनियस कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि हमने केमिस्ट्री के अपने सेकंड चैप्टर में, जो कि अगर काउंटिंग के हिसाब से देखा जाए तो चैप्टर नंबर 10 है, एसिड बेस एंड सॉल्ट्स, वो स्टार्ट किया था, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन जो था उसे देखा था। फिर हमने फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस देखी थी एंड फर्दर मोर हमने एसिड्स और बेसिस पर कंसिस्ट किया गया एक कॉन्सेप्ट देखा था, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट, जो कि 1787 में आर्हीनियस ने प्रपोज़ किया था। ठीक है, और फिर हमने उसके बारे में ये भी देखा था कि वो कॉन्सेप्ट जो था वो लिमिटेड था। लिमिटेड का मतलब कि उसमें कुछ ख़राबियाँ थी, कुछ गलतियाँ थी। लेकिन आपको मैंने लास्ट में ये बात भी की थी कि नो डाउट उस कॉन्सेप्ट में कुछ मिस्टेक्स थी, लेकिन उस कॉन्सेप्ट ने इतना नॉलेज को एक्सपेंड किया, एलेबोरेट किया कि अब उसी बेस पर एक नया कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट भी एसिड और बेस पर डिपेंड करता था। लेकिन ब्रॉन्स्टेड और लॉरी ये 2 डिफरेंट साइंटिस्ट थे, 2 डिफरेंट केमिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर एक कॉन्सेप्ट प्रपोज किया एसिड और बेस पर, और अपने नाम की बेस पर इस कॉन्सेप्ट को नाम दिया ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट। आइए इनके हिसाब से देखते हैं कि एसिड और बेस क्या चीज़ है, और फिर देखते हैं कि इन्होंने उसे कैसे एक्सपैंड करके एक्सप्लेन किया। एक बात मैं आपको बताता चलूँ कि इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपका इसी केमिस्ट्री की बुक का चैप्टर 1 का रिवर्सेबल रिएक्शन का टॉपिक यूज़ होगा। होपफुली वो आपने याद भी किया होगा, आपको अच्छी तरह वो कॉन्सेप्ट समझ भी आया था। तो इसी वजह से इसके अंदर, क्योंकि रिवर्सेबल रिएक्शन का टॉपिक भी इंक्लूड है, तो इसको आपने बड़े ही गौर से देखना है। ठीक है, आइए इसे स्टार्ट करते हैं। तो ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये मैं आपको बता दूं कि एसिड क्या चीज़ है। ठीक है, ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से एसिड वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करेगा H पॉजिटिव आयन, जिसको हम प्रोटॉन का नाम देंगे। प्रोटॉन वो चीज़ होता है, वो एलिमेंट होता है या वो चीज़ होती है जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, तो ऐसे सब्सटेंस जो कि अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन डोनेट कर देंगे, वो सब्सटेंस जो हैं वो क्या कहलाएंगे, प्रोटॉन। ओके, इसी तरह बेस की क्या डेफिनेशन है कि एक्सेप्ट अ H पॉजिटिव आयन एज अ प्रोटॉन, यानी कोई भी सब्सटेंस अगर उसी H पॉजिटिव आयन को या किसी भी H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ब्रॉन्स्टर-लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से वो चीज़ क्या है, बेस। अब क्योंकि इन्होंने ये लॉ प्रपोज किया था अपने हिसाब से, नो डाउट ये लिमिटेड है, मैंने आपको पहले बता दिया है, लेकिन आइए इसकी एलेबोरेशन देखते हैं कि उन्होंने कैसे एग्जांपल्स दे के इसको एक्सप्लेन किया। तो आइए फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एक अब आपके पास HCl एसिड है, अमोनिया NH3 वो बेस है। ठीक है, अब होगा ये कि इधर से H जो है वो डोनेट होगा, जैसे ही वो डोनेट होगा इसमें से प्रोटॉन निकलेगा। जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिलेशन बनाकर रह रहा था तो ये स्टेबल थे, लेकिन जब हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होगा तो जाते वक्त इसको अपना एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को देकर जाना पड़ेगा।
अब क्लोरीन का वैसे एटॉमिक नंबर 17 होता है, लेकिन जब वो इसको इलेक्ट्रॉन देकर जाएगा तो इसका एटॉमिक नंबर 18 हो जाएगा, सॉरी एटॉमिक नंबर नहीं, ये आइन बन जाएगा, नेगेटिव आइन क्लोरीन, जिसकी वजह से H जब यहाँ से रिमूव होगा तो H पे कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा H पॉजिटिव। ये मैं इसके इंटरमीडिएट स्टेज बता रहा हूँ। अब क्योंकि HCl ने इसको हाइड्रोजन आइन को डोनेट किया है, दैट्स वाई HCl इज़ कंसीडर्ड एज एसिड इन टर्म ऑफ ब्रोंस्टेलॉरी कॉन्सेप्ट। तो इसी तरह एसिड वो कंपोनेंट या वो सब्सटेंस है जो कि H पॉजिटिव आइन को क्या करेगा, डोनेट करेगा, ठीक है। लेकिन इसी H पॉजिटिव आइन को NH3 ने अपने अंदर क्या कर लिया, ऐड कर लिया। अब इसकी अगर एडिशन होगी, अगर कोई चीज़ एक्सेप्ट करेगा H पॉजिटिव आइन को, तो वो क्या चीज़ होगी, बेस। तो इसी वजह से ये अमोनिया जो है वो बेस है। अब जब ये फर्दर आगे रिएक्शन प्रोसीड होगा तो NH4 बन जाएगा और Cl क्या बन जाएगा, नेगेटिव। असल में बात ये है कि रिएक्शन की जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे ही ये एक्सप्लेनेशन हो जाती है कि एसिड क्या चीज़ है और बेस क्या चीज़ है अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेलॉरी कॉन्सेप्ट। राइट साइड की बात हम बाद में करेंगे, ठीक है। तो इस तरह आपको अब ये समझ आ गया कि HCl एसिड है क्योंकि इसने अपने अंदर से H पॉजिटिव आयन को डोनेट किया और NH3 ने उसको अपने अंदर एक्सेप्ट किया, दैट्स व्हाई इट इज़ कंसीडर्ड एज बेस। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आधे रिएक्शन में ही, हाफ रिएक्शन में ही ये बात जस्टिफाई हो गई है कि HCl एसिड है और NH3 बेस है। तो सवाल ये है कि एरो के उस तरफ क्या होगा, उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। एक एग्जांपल और सुन लीजिए फिर मैं बता देता हूँ। इसी तरह अब मैंने एक चीज़ ली HCl और एक लिया वाटर, ठीक है। हमें ये बात पहले से पता है कि HCl एसिड है, लेकिन क्योंकि ये बात हम 1923 की कर रहे हैं, तो क्योंकि ये ब्रोंस्टेलॉरी कॉन्सेप्ट है तो उसके हिसाब से अब हम देखेंगे सेम वही बात, H पॉजिटिव यहाँ से डोनेट होगा, उसको एक्सेप्ट H2O वाटर करेगा। अब ये H2O है, इधर आके ये H3O हो जाएगा और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा क्योंकि H पॉजिटिव इसमें ऐड हुआ है, जबकि क्लोरीन जो है वो जब सेपरेट होगा तो उस पर क्या चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब मैं इसी एग्ज़ाम्पल को लेता हूँ और आपको वही बात बताता हूँ जो मैंने आपको भी थोड़े लम्हात पहले बताई कि इधर बात रिवर्सेबल रिएक्शन की होनी है। मैंने जब रिवर्सेबल रिएक्शन का वर्ड यूज़ किया था फर्स्ट टाइम, आपको रिएक्शन को गौर से देखना चाहिए था कि रिएक्शन के बिल्कुल सेंटर में जो एरो है डबल हेडेड, वो रिप्रेजेंट कर रहा है रिवर्सेबल की कंडीशंस को। वो अलग बात है कि जब आपने आर्हीनियस कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो आर्हीनियस कॉन्सेप्ट में भी नो डाउट डबल हेडेड एरो लगा हुआ था, लेकिन वहाँ पे उसकी डिस्कशन थी ही नहीं। उसकी डिस्कशन जब इस टॉपिक में है तो अल्टीमेट हम इस टॉपिक में इसकी डिस्कशन को करेंगे। तो मैंने इसी हिसाब से ऊपर एक हेडिंग बना दी रिवर्सेबल रिएक्शन, ताकि मैं ये बात आपको समझा सकूँ। इसी एग्जाम्पल को मैंने ऊपर कॉपी किया है, ठीक है, लेकिन इसके नीचे ना तो एसिड लिखा है ना बेस लिखा है। अब मैंने एसिड और बेस दूसरी तरफ लिखा हुआ है। आपने कंफ्यूज नहीं होना, आपने मेरी बात को बड़े ही गौर से सुनना है और माइंड में ये बात पहले रख लीजिए कि ये एसिड है और ये बेस है, क्योंकि ये बात मैं नीचे जस्टिफाई कर आ चुका हूँ कि ये एसिड है और ये बेस है। और क्योंकि डबल हेडेड एरो के राइट साइड वाली बात मैंने एक्सप्लेन नहीं की, इस वजह से मैं अब राइट साइड की एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ। अच्छा, उस एक्सप्लेनेशन से पहले हम थोड़ा सा रिवर्सेबल रिएक्शन को गो थ्रू कर लेते हैं। आपको याद होगा हमने ये पढ़ा था रिवर्सेबल रिएक्शन की डेफिनेशन में, जिसमें रिएक्टेंट रिएक्ट्स करके प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, और प्रोडक्ट जो है वो रिकम्बाइन करके दोबारा रिएक्टेंट्स बनाते हैं। इट मीन्स दैट रिवर्सेबल रिएक्शन इज इन द कॉन्टिन्यूस फॉर्म, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द कंप्लीटेशन स्टेज। मीन्स टू से कि जब HCl और वाटर यहाँ पे पड़े हैं तो ये रिएक्टेंट्स हैं, ये रिएक्टेंट्स ने मिलकर क्या बना दिया, प्रोडक्ट। लेकिन प्रोडक्ट जो हैं वो दोबारा रिकम्बाइन करके क्या चीज़ बनाएंगे, रिएक्टेंट्स। अब ज़रा गौर से देखिएगा, अब आप यहाँ पर आ जाइए, 2 मिनट की इमेजिनेशन करिए कि H3O जो था, ये हमने पहले बात की हुई थी, H3O एक कॉम्पोनेंट बना जिस पे पॉजिटिव आइन आया, और क्लोरीन भी एक कॉम्पोनेंट है, ये सब्सटेंस है जिस पे नेगेटिव आइन आया। अब मैंने इन्हीं प्रोडक्ट से दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि ये क्लोरीन नेगेटिव है। अब अगर मैंने दोबारा इस क्लोरीन से दोबारा रिएक्टेंट्स बनाने हैं तो मुझे HCl बनाना है। इट मीन्स डैट मुझे क्लोरीन के अंदर हाइड्रोजन पुट करना है। तो
तो मैं क्या करूँगा, मैं ये करूँगा कि इस क्लोरीन को हाइड्रोजन लेकर दूंगा H3O से। इस टाइम H3O पॉजिटिव अपने अंदर से हाइड्रोजन को क्या करेगा, डोनेट करेगा। और हमने पढ़ा है कि अगर कोई हाइड्रोजन एज अ प्रोटॉन डोनेट करेगा वो चीज़ क्या होगी, एसिड। दैट्स वाई मैंने इस H3O के नीचे लिखा एसिड। और वो H पॉजिटिव आइन, अब मैं इधर मेंशन कर देता हूँ, H पॉजिटिव आइन, ये H3 इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। दैट्स वाई ये एसिड है, जबकि इसी H पॉजिटिव आइन को क्लोरीन क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है। दैट्स वाई ये क्या है, बेस है, क्योंकि बेस क्या करती है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एक्सेप्ट द H पॉजिटिव आइन। जब जाहिर सी बात है ये H इधर आएगा तो ये दोबारा HCl बन जाएगा इस तरह, और H3O दोबारा क्या बन जाएगा, H2O। होपफुली ये रिएक्शन आपको बात समझ आई होगी, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंज है। देखिए सेंट्रल में डबल हेडेड एरो का मतलब ये है कि रिएक्टेंट्स भी रिएक्ट करके जब प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट दोबारा रिकम्बाइन करके रिएक्टेंट्स बनाते हैं, तो उनमें थोड़ा सा डिफरेंस होना चाहिए। तो डिफरेंस ये है कि जब रिएक्टेंट्स के आपस में ये पता चल जाएगा कि ये एसिड है, ये बेस है, तो दूसरी तरफ भी इनको एसिड और बेस हम नहीं कह सकते। तो इधर हम एक वर्ड ऐड करते हैं विच इज़ कॉन्जुगेट। क्या वर्ड है, कॉन्जुगेट। असल में ये कॉन्जुगेट एसिड है और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट का मतलब है ये को ज्वाइन हो रहे हैं, मतलब दोबारा मिलके दोबारा बन रहे हैं। तो इसी तरह हमें ये साबित हुआ, हमें ये बात समझ आई कि हर एक एसिड का एक कॉन्जुगेट बेस होता है। क्यों, क्योंकि देखिए ना, इसी की वजह से हाइड्रोजन आकर ऐड हुआ। वो एक अलग बात है कि ये दोबारा HCl बना, लेकिन बना तो एसिड की वजह से। और इसी तरह एक बेस का एक कॉन्जुगेट क्या होता है, एसिड। तो आप इसको यूँ रीड करते हैं कि एवरी एसिड इन ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट क्रिएट अ कॉन्जुगेट बेस एंड एवरी बेस इन ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट क्रिएट अ कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, अच्छा। अब यहाँ तक ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट ने दो चीज़ें एक्सप्लेन की। एक तो अपनी एक्सप्लेनेशन के हिसाब से एसिड और बेस की डेफिनेशन, और दूसरे नंबर पे उन्होंने एक्सप्लेनेशन की रिवर्सिबल रिएक्शन की, और सारी बातें एक्सप्लेन कर दी। इनकी एक और टर्म थी जो इन्होंने यूज़ की, वो थी एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब क्या है कि इनके मुताबिक कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो कि अपने आप को एक ही वक्त में एसिड एज वेल एज बेस दोनों ही परफॉर्म कर सकते हैं, या दोनों ही शो कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब होता है खुद ब खुद, यानी खुद ब खुद वो अपने आप को एसिड और बेस क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं एक ही वक्त में। इस तरह की स्पीसीज़ को ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट ने नाम दिया एम्फोटेरिक। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर बात करूं HCl प्लस H2O, तो ज़ाहिरी सी बात है इन फ्यूचर ये बन जाएगा H3O पॉजिटिव प्लस H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। और अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल इसमें ऐड करूं तो वो एग्ज़ाम्पल कुछ इस तरह है, मैं दोबारा वाटर ले रहा हूं प्लस उसके अंदर अमोनिया NH3 ले रहा हूं। रिवर्सिबल एरो NH3 से क्या बन जाएगा, NH4 पॉजिटिव प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH नेगेटिव। अब आपको इन दोनों रिएक्शन में जो बात समझ आ रही होगी वो ये है कि मैंने इस रिएक्शन में भी वाटर लिया और इसमें भी वाटर लिया। स्टूडेंट्स इधर गौर करिए, HCl इधर एसिड है, जबकि इधर वाटर एज अ क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, बेस। नीचे वाले रिएक्शन में अमोनिया असल में बेस है, तो वाटर यहाँ पे एज अपना कौन सा करैक्टर शो कर रहा है, एसिड। दैट्स वाई इस तरह की स्पीसीज़ को हम क्या नाम देते हैं, एम्फोटेरिक स्पीसी इन टर्म ऑफ ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये ऐसा सब्सटेंस है वाटर जो इधर एज अ बेस और एज अ एसिड काम कर रहा है। और ये भी बात मैं आपको बता दूं कि ये एम्फोटेरिक स्पीसी का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जब भी आएगा आपने इसकी डेफिनेशन लिखनी है, वो भी मैं रीड कर देता हूँ। और एग्जाम्पल्स जब आप लिखेंगे तो आप एग्जाम्पल की हेडिंग नहीं देंगे, आप एग्जाम्पल्स की हेडिंग देंगे। और ये बात जहन में रखिए कि डेफिनेशन में बेस
और एसिड दोनों वर्ड यूज़ किए गए हैं एक ही सब्सटेंस के लिए। तो जब आप एग्जांपल लिखेंगे तो आपने उसको एज अ एसिड की एग्जांपल में भी लिखना है और एज अ बेस की एग्जांपल, तो आपको ये दोनों एग्जांपल्स लिखनी पड़ेंगी। अगर आप एक लिखेंगे तो उसका आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे जब भी आपका टेस्ट या पेपर वगैरह होगा। अच्छा, यहाँ तक हमारा ये क्वेश्चन हो चुका है 90%। इसके बाद लास्ट हेडिंग है लिमिटेशंस की, कि इसमें भी कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जिसकी वजह से ये कॉन्सेप्ट जो है ये ब्रॉडरली इसको माना नहीं गया। लिमिटेशन से पहले हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। इसके लिए आप बुक के पेज नंबर 22 पे आ जाइए। ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट। इन 1923 the Danish chemist Bronsted and the English chemist Lorry independently presented their theories of acid and bases on the basis of proton transfer। यानी इन्होंने इंडिपेंडेंटली अपनी मर्ज़ी से आज़ादाना लेवल पर इन्होंने एक अपनी थ्योरी पेश की और इस थ्योरी में इन्होंने प्रोटॉन ट्रांसफ़र जो है वो अपना मॉरल रखा, मेन कॉन्सेप्ट रखा। आ जाइए अब इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट इन टर्म ऑफ एसिड। An acid is a substance that can donate a proton to the other substance। इसी तरह a base is a substance that can accept a proton from another substance। अब आप याद रखिए, जब आप एसिड की डेफिनेशन लिखेंगे तो आप बेशक ये वाले एग्जांपल लिखिए, लेकिन इसके नीचे से आप ये बेस रिमूव कर दीजिए और एसिड लिखा रहने दीजिए। ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा कि ये एग्जांपल आपने किसकी लिखी है, एसिड की। और जब आप बेस की डेफिनेशन लिखें तब आप बेशक यही एग्जांपल कॉपी कर दीजिए, लेकिन आप अमोनिया के नीचे बेस लिख दीजिए और इसके नीचे से आप एसिड को रिमूव कर दें। इससे आपको रिप्रेजेंट होगा कि ये एग्जांपल किसकी है, बेस की। अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप इसको तब भी कर सकते हैं, एल्स ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट लॉन्ग क्वेश्चन है। शॉर्ट के लिए ये डिफरेंस का आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन भी हो चुका है। अब नीचे आ जाइए, आपको एक और रिएक्शन लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, HCl + H2O वाला, वो जो मैंने एक्सप्लेन किया यही रिएक्शन है। आपने इसको लिखना है। इसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग बनानी है इस पैराग्राफ पे। इट इज़ अ रिवर्सेबल रिएक्शन। वो क्या बता रहा है कि ये कौन सा रिएक्शन है, रिवर्सेबल। ये हमें पता है, क्यों? क्योंकि इसके सेंटर में डबल हेडेड एरो अवेलेबल है। इन द फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मतलब जो पहली डायरेक्शन होगी लेफ़्ट टू राइट। तो अगर समझाने के लिए लिखूँ, आपने इसको राइट नहीं करना, समझने के लिए KF फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, KR रिवर्स में क्या होगा। तो पहले फॉरवर्ड का सुनिए। फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, HCl एसिड है और ये डोनेट करेगा प्रोटॉन, जबकि वाटर इज़ अ बेस और ये एक्सेप्ट करेगा प्रोटॉन। तो HCl जो है वो एसिड है, वाटर जो है वो बेस है। ये अपना H पॉजिटिव इसको डोनेट करेगा। जब ये डोनेट करेगा तो अल्टीमेटम सी बात है ये एसिड कहलाएगा, और जब ये एक्सेप्ट करेगा तो ये बेस। जब इसने एक्सेप्ट किया तो ये H2O से बन गया H3O और ये HCl से बन गया Cl आइन। अब आते हैं रिवर्स रिएक्शन में। इन दी रिवर्स रिएक्शन, रिवर्स में कौन है, क्लोरीन आइन इज़ अ बेस। ये एक बेस है। एज इट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन फ्रॉम एसिड H3O। ये एक क्या है, बेस है। क्यों? क्योंकि ये एक H पॉजिटिव आइन एक्सेप्ट करेगी, और जो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन को अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टल कॉन्सेप्ट, वो आप देख सकते हैं वो चीज़ क्या होती है, बेस। और जो अल्टीमेटम डोनेट करता है, अल्टीमेटम सी बात है, वो क्या होता है, एसिड। तो आगे यही लिखा हुआ है H3O आइन, base as it accept a proton from acid H3O positive ion. Chlorine ion is called conjugate base of an acid HCl and H3O ion is called a conjugate acid of a base H2O. तो यही बात है कि ये बेस H2O का एसिड है H3O, जबकि जो HCl एसिड है उसका conjugate बेस कौन है, Cl. It means that every acid produce a conjugate base. तो मैंने भी यही बताया कि हर एसिड जो है वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेट बेस, और हर बेस जो है वो बनाती है कॉन्जुगेट एसिड इन टर्म ऑफ ब्रॉन्स्टल-लॉरी कॉन्सेप्ट। एंड एवरी बेस प्रोड्यूस ए कॉन्जुगेट एसिड सच दैट देयर इज अ कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर। तो ये एक पेयरिंग बन जाती है कि जब भी रिएक्टेंट्स होंगे वो एसिड और बेस कहलाएंगे, वो हमें समझ आ जाएगी। वो जब प्रोडक्ट बनाएंगे तो प्रोडक्ट ये बनेगी, लेकिन जब प्रोडक्ट में दोबारा रिएक्टेंट्स बनना है तब उन प्रोडक्ट के नाम कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस पड़ जाएंगे, और ये रिएक्शन थॉरली चलता रहेगा।
जब रिएक्शन रिवर्स में आने लगेगा तब उनके नाम कॉन्जुगेट एसिड बेस कहलाएंगे, जब वो फॉरवर्ड से जाने लगेंगे तब वो एसिड और बेस कहलाएंगे। आपने यहाँ तक इसकी एक्सप्लेनेशन लिख लेनी है, फिर आप कॉन्जुगेट एसिड की डेफिनेशन लिखेंगे। अ कॉन्जुगेट एसिड इज़ अ स्पीसी फॉर्म बाय एक्सेप्टिंग अ प्रोटॉन बाय अ बेस। ठीक हो गया। अब जब आपने इसकी एग्जांपल लिखनी है आप यही रिएक्शन लिखें, ठीक है, लेकिन इस रिएक्शन में आप एसिड नहीं लिखेंगे, बेस नहीं लिखेंगे, कॉन्जुगेट बेस नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या लिखेंगे इसके नीचे कॉन्जुगेट एसिड, और इसी तरह प्रॉपर आप पूरा रिएक्शन लिखेंगे। ठीक हो गया। फिर इसी तरह आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन है कॉन्जुगेट बेस की। अ कॉन्जुगेट बेस इज अ स्पीसी फॉर्म बाय द डोनेटिंग अ प्रोटॉन बाय एन एसिड। इसमें आप एसिड नहीं लिखेंगे, बेस नहीं लिखेंगे, कॉन्जुगेट एसिड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिर्फ कॉन्जुगेट बेस। रिएक्शन आप यही लिखिए। ठीक है। अब नीचे आ जाइए। अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्सलोरी कॉन्सेप्ट एन एसिड एंड बेस ऑलवेज वर्क टुगेदर टू ट्रांसफर अ प्रोटॉन। आपने यहाँ तक लिखना है, ये आपकी एक्सप्लेनेशन लॉन्ग क्वेश्चन की हो जाएगी। अब आप क्या करेंगे, अब आप नीचे आ जाएंगे, इस पैराग्राफ को रीड करने की बाकी ज़रूरत नहीं है। आप नीचे आ जाइए तो आपको नीचे लिखा हुआ नज़र आएगा रिएक्शन के नीचे सच अ सब्सटेंस। सच को काट दीजिए, आ को कैपिटल कर लीजिए, ए को कैपिटल कर लीजिए, इधर हेडिंग बनाइए एम्फोटेरिक स्पीसी की, ये लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट है। अ सब्सटेंस डैट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस इट इज़ कॉल्ड एम्फोटेरिक स्पीसी। ये डेफिनेशन लिखने के बाद आपने कोई सी 2 एग्जांपल्स इस पूरे टॉपिक में से मर्ज़ी से लिखनी है, जैसे मैंने अपनी मर्ज़ी से 2 एग्जांपल्स लिखी हैं, लेकिन बात फिर सेम है कि आपने जब एग्जांपल लिखनी है 2 लिखनी है, और जब वाटर को बेस कहना है तो इधर बेस लिखना है, और जब एसिड कहना है तो इधर एसिड लिखना है। और दोनों रिएक्शन में वाटर का होना ज़रूरी है, और उसके ओपोनेंट जो चीज़ें लेंगे उसके लिए ज़रूरी है कि जब वाटर को बेस लिख रहे हैं तो साथ एसिड होना चाहिए, और जब वाटर को एसिड लिख रहे हैं तो साथ बेस होनी चाहिए। यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ये कंप्लीट होता है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन को यहाँ तक रखना है। अब इसमें से आपके शॉर्ट क्वेश्चन कौन से बनते हैं। पहला, डिफाइन एसिड एंड बेस इन टर्म ऑफ ब्रॉन्सलोरी कॉन्सेप्ट। आपको जब भी एसिड और बेस का शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा इन टर्म ऑफ ब्रॉन्सलोरी कॉन्सेप्ट, तभी आपने इन टर्म ऑफ ब्रॉन्सलोरी कॉन्सेप्ट में उसकी डेफिनेशन और उसकी एग्जांपल्स लिखनी है। पहला शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन। तीसरा शॉर्ट क्वेश्चन, डिफाइन एम्फोटेरिक स्पीसी। चौथा शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ ब्रॉन्सलोरी कॉन्सेप्ट, वो अभी हमने डिस्कस करनी है। लॉन्ग आप कैसे लिखेंगे, आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे, पेज नंबर 22 के लास्ट पे जो 3 लाइन्स थी वो तीनों आप लिखेंगे ट्रांसफ़र तक। उसको लिखने के बाद अगले पेज पे आप आएंगे, एसिड की हेडिंग बनाएंगे, उसकी डेफिनेशन उसका रिएक्शन, बेस की डेफिनेशन उसका रिएक्शन। फिर आप आ जाएंगे, आप क्या करेंगे, आप एक्सप्लेनेशन की हेडिंग में जो मैंने आपको पैराग्राफ बताया आप वो कॉपी करेंगे, और उस पैराग्राफ के साथ उस पैराग्राफ को लिखने के ड्यूरिंग ही, मतलब पैराग्राफ पहले लिखें, उसके बाद एक कॉन्जुगेट एसिड बेस का जो रिएक्शन उस एक्सप्लेनेशन के ऊपर लिखा हुआ है वो आपने लिख देना है। उसके बाद आप कॉन्जुगेट एसिड की हेडिंग बनाएंगे, उसकी डेफिनेशन एक रिएक्शन, कॉन्जुगेट बेस की डेफिनेशन उसका एक रिएक्शन, और फिर एम्फोटेरिक स्पीसी की डेफिनेशन और उसके 2 रिएक्शंस। फिर जाके ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन जो है ब्रॉन्सलोरी कॉन्सेप्ट कंप्लीट होगा। ठीक है। अब आइए अपना आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से रेलिवेंट कंप्लीट करते हैं। वो ये है कि ब्रॉन्सलोरी कॉन्सेप्ट की लिमिटेशंस भी वही हैं जो कि आर्हीनियस की थी। आर्हीनियस का पहला पॉइंट तो अगर आपको याद हो तो वो था कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली इन एक्वस मीडियम, हालांकि नॉन एक्वस में भी उनको एक्सप्लेन करना चाहिए था। मैं उस पॉइंट की बात नहीं कर रहा, मैं सेकंड पॉइंट की बात कर रहा हूँ जिसमें उन्होंने कुछ एक्सप्लेनेशन की थी कि उनके मुताबिक आर्हीनियस के मुताबिक H पॉजिटिव होना हर एसिड के लिए ज़रूरी है और OH नेगेटिव होना हर बेस के लिए ज़रूरी है। हालांकि कुछ एसिड और बेसिस ऐसे थे जिनमें H पॉजिटिव और OH नेगेटिव नहीं थे, फिर भी वो एसिड और बेस कहलाते थे। सेम यही प्रॉब्लम यहाँ पर है कि ब्रॉन्सलोरी के मुताबिक जो H पॉजिटिव आयन को डोनेट करेगा वो ही क्या होगा, एसिड। लेकिन ये बात डिसप्रूव हो गई क्योंकि कुछ ऐसे एसिड्स थे जो कि H पॉजिटिव को एक्सेप्ट किए बगैर भी एसिड कहलाते थे। फॉर एग्ज़ाम्पल SO2, SO3, CO2, EtC। इसी तरह ब्रॉन्सलोरी के मुताबिक H पॉजिटिव आयन अगर कोई एक्सेप्ट करेगा तब ही वो क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगी।
ये बात भी डिस्प्रूव हो गई, क्योंकि कुछ ऐसी बेसिस मौजूद हैं जो कि अगर H पॉजिटिव आयन को एक्सेप्ट ना भी करें तब भी वो क्या कहलाती हैं, बेसिस। फॉर एग्ज़ाम्पल कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। इस तरह और भी हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड, EtC। तो इन लिमिटेशंस की वजह से ये कॉन्सेप्ट भी जो था ये लिमिटेड हो गया और इस कॉन्सेप्ट को भी ज़्यादा देर तक वॉस्टली लेवल तक नहीं चलाया गया, ठीक है। तो आइए इसकी रीडिंग कर लेते हैं। लास्ट पैराग्राफ है वो आपने देखना है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डैट, यहाँ तक तो आपने छोड़ देना, यहाँ से आपने 2 पॉइंट्स लिमिटेशन के खुद क्रिएट करने हैं विद एग्जांपल्स। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस विच बिहेव एज एसिड दो दे डू नॉट हैव द एबिलिटी टू डोनेट अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन को डोनेट तो नहीं करते फिर भी एसिड कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेट्रा। सेकेंड पॉइंट, कैल्शियम ऑक्साइड बिहेव एज बेस बट इट कैन नॉट एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। इस पॉइंट को उन्होंने शॉर्ट करके लिखा है, आपने पहले वाले पॉइंट के अंदर कुछ चेंजेस करनी है और सेकंड पॉइंट क्रिएट कर लेना है, और कैल्शियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपने क्या बना लेनी है, एग्जाम्पल। स्टूडेंट्स, इस तरह आज हमारा एक वास्ट टॉपिक, एक कॉन्सेप्चुअल टॉपिक कवर होता है विच इज़ ब्रोंस्टेलॉरी कॉन्सेप्ट, जो कि एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। होपफुली ये टॉपिक आपको समझ आया होगा। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपसे इन डेफिनेशंस और इन रिएक्शंस में चेंजेस नहीं हो रही तो आपने परेशान नहीं होना। इंशाल्लाह इसकी PDF फॉर्म में शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस वो आपको अवेलेबल होंगे, वो आपको सेंड कर दिए जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर पे अवेलेबल हो जाएंगे। जैसे ही वो प्रिपेयर होंगे, इसी लेक्चर के ड्यूरिंग ही वो प्रिपेयर हो रहे हैं। आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे। जैसे ही लेक्चर आपको डिलीवर होगा आपको फ़ाइल भी साथ डिलीवर हो जाएगी। अब स्टूडेंट्स, लास्ट में जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्रोंस्टेलॉरी कॉन्सेप्ट भी एक लिमिटेड कॉन्सेप्ट है। लिमिटेड का मतलब कि जिसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ना कुछ ख़राबियाँ हैं। इस वजह से अब हमें मूव फॉरवर्ड होना पड़ेगा और उससे भी बेहतरीन कॉन्सेप्ट को देखना पड़ेगा। तो उसी हवाले से आज हम अपने नए कॉन्सेप्ट की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, विच इज़ लेविस कॉन्सेप्ट, ठीक है, विच इज़ लेविस कॉन्सेप्ट। तो ये आपका अगला कॉन्सेप्ट है, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेस। आज हम देखेंगे कि कैसे लेविस ने एसिड्स और बेसिस के बारे में एक्सप्लेनेशन दी और उनका कॉन्सेप्ट जो है वो अभी तक बाकी कॉन्सेप्ट से ज़्यादा प्रेफर माना जाता है। तो सबसे पहले तो इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। पहले एसिड की डेफिनेशन देख लीजिए। एसिड अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट क्या है? एसिड एक एक्सेप्टर है। एसिड क्या है? एक एक्सेप्टर है जो कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? एक्सेप्ट करेगा। मतलब एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक ही वक्त में क्या करेगा? एक्सेप्ट। तो लेविस कॉन्सेप्ट के मुताबिक अगर कोई भी एलिमेंट, सब्सटेंस या मॉलिक्यूल अगर एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को एक्सेप्ट करेगा तो वो क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा? एसिड, ठीक है। और इसी तरह इसकी बेस की डेफिनेशन है कि जो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो डोनर कहलाता है। तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा वो क्या कहलाएगा? डोनर। यानी कोई भी ऐसा सब्सटेंस, मॉलिक्यूल या आयन, कोई भी चीज़ जो कि एक इलेक्ट्रॉन के पेयर को क्या करेगा? डोनेट करेगा। क्या करेगा? डोनेट करेगा। वो क्या कहलाएगी? बेस कहलाएगी अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट। और आपने ये बात भी याद रखनी है कि इसमें वर्ड मैंने आयन का भी यूज़ किया हुआ है। आपको डेफिनेशन में ब्रैकेट में वर्ड आयन का लिखा हुआ भी नज़र आ जाएगा। आयन का मतलब कि अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा या अगर उस पर नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया जो कि बुक में भी है कि अमोनिया को एज अ बेस लिया गया है। अमोनिया का फार्मूला NH3 होता है और बोरॉन का फार्मूला ये असल में बोरॉन ट्राईफ्लोराइड है। ट्राई का मतलब होता है 3, फ्लोराइड का मतलब फ्लोरीन। लेकिन जब भी किसी हेलोजन यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनकी एडिशन किसी भी चीज़ में होती है तो ये इनका नाम चेंज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी फ्लोरीन ऐड है बोरॉन में तो इसका नाम फ्लोरीन से बन जाएगा फ्लोराइड। इसी तरह आपने देखा वर्ड क्लोरीन होता है,
लेकिन जब वो सोडियम के साथ ऐड होता है नमक बनाने के लिए तो क्या कहलाता है, सोडियम क्लोराइड। तो एडिशन ऑफ एनी हेलोजन टू एनी अदर कंपाउंड और मॉलिक्यूल, तो इसके लास्ट में क्या चीज़ ऐड हो जाती है, IDE, यानी फ्लोरीन से फ्लोराइड, क्लोरीन से क्लोराइड, ब्रोमीन से ब्रोमाइड, आयोडीन से आयोडाइड। बहरहाल यहाँ पर बात फ्लोरीन की हो रही है, तो 3 फ्लोरीन जब आकर ऐड होंगे बोरॉन के साथ तो ये बना देंगे बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। तो इसका फॉर्मूला ऐसे होगा, ये है बोरॉन, फ्लोरीन एक दफ़ा लिखेंगे और इसके नीचे 3 लिख देंगे, इसका मतलब ट्राई फ्लोराइड, तो बोरॉन ट्राई फ्लोराइड। ठीक है, अब आपको एक बात रिमाइंड करवा दूं कि इसी एग्ज़ाम्पल की एक्सप्लेनेशन आपने लास्ट ईयर 9th क्लास की केमिस्ट्री की बुक में चैप्टर नंबर 4 में पढ़ी थी। मैं अगर आपको टॉपिक भी याद करवाऊँ तो वहाँ पर हमने ये एग्ज़ाम्पल कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड में पढ़ी थी। ठीक है, अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या था, तो मैं आपको ये बता दूं कि इट इज़ द पार्ट और इट इज़ द टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। और आपको याद होगा जब मैंने आपको उसकी एक्सप्लेनेशन करवाई थी तो उसके टॉप पे एक पिंक कलर का पैराग्राफ था जिसमें लिखा हुआ था लेविस एसिड बेस। और मैंने आपको तब भी कहा था कि इन फ्यूचर मैट्रिक सेशन की पार्ट 2 में जब आप केमिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे, जब हम केमिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे तो होपफुली वहाँ पर मैं आपको ये तमाम एक्सप्लेनेशन बताऊँगा। तो आज उस वक्त इस टॉपिक का नाम कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड था, आज इस टॉपिक का नाम लेविस एसिड एंड बेस कॉन्सेप्ट के नाम पर है। ठीक है, तो इस हवाले से कॉन्सेप्ट वही है जो आपने 9th की क्लास में डिस्कशन में पढ़ा था, सिर्फ इसमें कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के डॉट एंड क्रॉस चेंज हुए हैं। ठीक है, आइए इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके एटॉमिक नंबर बता दूं, इनको हम सेपरेट करके लिख लेते हैं ताकि हमें समझ आए। बोरॉन का एटॉमिक नंबर होता है 5, जबकि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। ठीक है, एक का स्ट्रक्चर बनाऊंगा आपको समझ आ जाएगा। बोरॉन का स्ट्रक्चर पहले बनाने लगा हूँ डुप्लेट रूल के हिसाब से, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, नेक्स्ट में कितने होंगे 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। इसी तरह 3 फ्लोरीन बना लेने हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप अमोनिया पे आते हैं तो अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, जबकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 1। अब आप नाइट्रोजन का अगर क्या कहते हैं डायग्राम बनाएं तो उसमें नाइट्रोजन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और नेक्स्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। ठीक है, अब ज़रा स्ट्रक्चर की तरफ आइए, मैं फिर आपको साथ साथ ये बात भी एक्सप्लेन करता हूँ। ज़रा गौर से इसको देखिए, ये आपके पास है बोरॉन। ठीक है, और इस बोरॉन के सराउंडिंग आपको 3 क्रॉस, 1 2 3 क्रॉस लगे हुए नज़र आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए बोरॉन का एटॉमिक नंबर था 5, पहले शेल में तो थे डुप्लेट रूल, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन तो आप भूल जाएं क्योंकि वो पहले से ही स्टेबल है। नेक्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 3, तो इस वजह से वो 3 इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस की फॉर्म में इसके सराउंड आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 7, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में 7, तो फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर था 9, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 7, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो चले जाएंगे डुप्लेट रूल में, पीछे कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे 7। तो इस वजह से आपको नज़र आ रहा होगा फ्लोरीन के पास 2 2 4 2 6 और 1 7, इसी तरह 2 4 6 7 2 4 6 और 7। लेकिन आप गौर करिए जहाँ पर क्रॉस है वहाँ पे मैंने 1 इलेक्ट्रॉन बनाया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये डॉट और क्रॉस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डॉट एंड क्रॉस। फिर यहाँ पे दोबारा ये डॉट एंड क्रॉस बन जाएगा और अगेन डॉट एंड क्रॉस। ठीक है, प्लस अब आ जाइए अमोनिया पे। अमोनिया में नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी आपको मैंने बताया है 7 है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 5। अब ये 5 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर इसके सराउंडिंग्स आ जाएंगे। तो ये देखिए, एक क्रॉस नाइट्रोजन का, दूसरा क्रॉस नाइट्रोजन का, तीसरा क्रॉस नाइट्रोजन का। ठीक है, और 2 क्रॉस यहाँ पे सेपरेट आ गए। अब सवाल ये है कि यहाँ पे 2 क्रॉस क्यों आए हैं? क्योंकि ये देखिए कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 और टोटल हैं 3 हाइड्रोजन, तो एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा, एक यहाँ आ जाएगा। तो यहाँ पर डॉट एंड क्रॉस की जो लिमिट है वो कंप्लीट हो जाएगी, इसलिए जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस साइड पे आ जाएंगे, 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। ये मैंने आपको अभी
बोरॉन, ट्राइफ्लोराइड और अमोनिया के स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन की है कि कैसे ये बना हुआ है। अब हम इनको एसिड और बेस कब कहेंगे? तब कहेंगे जब बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्सेप्ट करेगा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और अमोनिया जो है वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, तभी हम इनको एसिड और बेस कहेंगे। तो आइए देखते हैं होगा क्या। होगा कुछ इस तरह, अगर आप 2 मिनट के लिए इमेजिन करें इसके स्ट्रक्चर को, इस साइड वाले स्ट्रक्चर को, इसको, ठीक है, 2 मिनट के लिए इमेजिन करिए कि बोरॉन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को दे दिया है, यहाँ से भी एक फ्लोरीन को दे दिया और यहाँ से भी एक फ्लोरीन को दे दिया। तो क्या होगा? होगा ये कि फ्लोरीन के आखिरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उसके कितने इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे? 8। तो तीनों फ्लोरीन का कुछ लम्हात के लिए ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। ऐसा ही है। अब 2 मिनट के लिए इमेजिन करें कि अगर बोरॉन ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन 1 बाय 1 तीनों को दे दिए हैं, तो अब उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे? तो बेटा उसके अंदर याद रखिएगा उसके वही 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे जो उसके डुप्लेट में थे। ये बात आपको समझ आ रही है? तो इस हिसाब से आप यूँ इमेजिन करें कि इस टाइम ये चारों स्टेबल हो जाएंगे, तीनों के तीनों फ्लोरीन भी और एक बोरॉन भी। ये इनके आपस में जो इन्होंने डिवीजन की हुई है, आपस में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की हुई है, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब आप ये देखिए, ये तो बात हो गई जब फ्लोरीन तीनों स्टेबल हो जाएंगे और बोरॉन। अब 2 मिनट इमेजिन करिए, अगर बोरॉन ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन तीनों को दिया था, तो अब वो रिटर्न भी लेगा ना। तो पहले तो वो तीनों से अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा और कहेगा भाई मैंने आप लोगों को उधार पे बोरो किया था एक एक इलेक्ट्रॉन, अब आप भी मुझे अपना एक एक इलेक्ट्रॉन कुछ लम्हात के लिए दो। तो क्या होगा? फ्लोरीन तीनों एक एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को देंगे। 3 बोरॉन के पास पहले थे, 3 बोरॉन को तीनों फ्लोरीन मिलकर इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? 6। कितने हो जाएंगे? 6। अब बोरॉन ने स्टेबल होना है, तो ये क्या करेगा? ये किसी दूसरे से बाहर से कहेगा कि मुझे कुछ लम्हात के लिए एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दो। क्यों? इसके पास 6 होंगे, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसके कितने बन जाएंगे? 8। तो ये क्या हो जाएगा? स्टेबल। तो इसी लम्हात पर आप दूसरी तरफ स्ट्रक्चर सुनिए अमोनिया का। अगर अमोनिया में नाइट्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर करे, ये हाइड्रोजन जो है स्टेबल हो जाएगा, इधर से ये हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा और इधर से ये हाइड्रोजन स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। अब नाइट्रोजन के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, अगर ये कुछ लम्हात के लिए नहीं निकाल दे तो नाइट्रोजन के आखिरी शेल में डुप्लेट के 2 इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये वही लम्हा है जिस पे ये शेयरिंग होगी। कौन सा लम्हा? जिसमें बोरॉन के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और दूसरी तरफ अमोनिया में नाइट्रोजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन तीनों हाइड्रोजन को दे दिया होगा। इस लम्हे पे ये नाइट्रोजन अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा? डोनेट कर देगा। किसको? बोरॉन को। ये जैसे ही डोनेट करेगा तो बोरॉन के आखिरी शेल में 8 पूरे, ये स्टेबल, उधर से नाइट्रोजन स्टेबल, उधर से हाइड्रोजन स्टेबल। फ्लोरीन इस टाइम स्टेबल नहीं होगा, उसके आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लेकिन शेयरिंग की वजह से वो एक जगह मिलकर रहेंगे। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स नाइट्रोजन के ऊपर हैं ये शेयर करेंगे, तो ये आप देख सकते हैं ये फर्स्ट स्टेप था, ये सेकंड स्टेप है। सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है कि नाइट्रोजन के 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पड़े हुए हैं, इस स्टेप में यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन्स शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और ये एरो रिप्रेजेंट करता है कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं डोनेट हो रहे हैं। तो इस हिसाब से हम अमोनिया को यहाँ पर नाम देंगे बेस का, क्योंकि हम पीछे पढ़ कर आए हैं अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट, बेस वो मॉलिक्यूल, आयन या कंपाउंड वगैरह है जो डोनेट करता है किसको? पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। तो इधर यही हो रहा है कि एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहा है, जबकि इधर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एसिड कहलाएगा क्योंकि इसमें बोरॉन उस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। अब हम देख सकते हैं कि ये 2 इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे। एक और स्टेप में इसको हमने लिखा और स्पेसिफिक ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज किया, क्योंकि अब ये 2 इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली जो है वो बोरॉन की तरफ आ चुके हैं। इस टाइम ये जो एक एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है डोनेट और एक्सेप्ट करने पर, इसको हम नाम देते हैं एडक्ट। एडक्ट वो स्पीसी है जो कि एसिड बेस के रिलेशन की वजह से लेविस कॉन्सेप्ट के अंदर क्रिएट होती है, ठीक है। तो ये एक स्टूडेंट्स आपके सामने एग्जांपल थी जो मैंने एक्सप्लेन की है, होपफुली ये आपको समझ आ गई होगी और ये आपने पहले भी इसको लास्ट ईयर में
रीड भी किया हुआ है, याद भी किया हुआ है, तो होपफुली आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा सफिस्टिकेटेड हो गया होगा और ये आपको अच्छी तरह मज़ीद समझ भी आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे मूव करते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल है बुक पे, मैं वो भी आपको थोड़ी सी बता देता हूँ। अगर आप बुक पे आ जाइए पेज नंबर 25, एक एग्ज़ाम्पल तो आपको समझ आ गई है। उस एग्ज़ाम्पल के बिल्कुल नीचे एक लाइन लिखी है, द कैटाइन्स प्रोटॉन इटसेल्फ एक्ट एज लेविस एसिड, यानी जितने भी कैटाइन्स हैं वो भी लेविस एसिड के तौर पे काम करेंगे। इस एग्ज़ाम्पल को मैं लिख नहीं रहा, मैं सिर्फ बताऊंगा आपको, क्योंकि इसमें बेस दोबारा अमोनिया है। तो अमोनिया के बारे में आप जान चुके हैं कि अमोनिया हमेशा एक इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करती है। अब क्योंकि हमने बात कैटाइन की है, तो आप कोई भी कैटाइन ले लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक हाइड्रोजन है और उसके ऊपर पॉजिटिव साइन है। दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स दैट हाइड्रोजन लूजेस इट्स इलेक्ट्रॉन, एंड वी नो दैट कि हाइड्रोजन के ऊपर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन ही अवेलेबल होता है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है। तो ये कुछ इस तरह की स्ट्रेटजी है कि कहीं पर हाइड्रोजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया, जिसकी वजह से ये बन गया हाइड्रोजन पॉजिटिव आइन, विच इज़ आल्सो कॉल्ड कैट आइन। अब ये कैटाइन क्या करेगा, अगर इसने स्टेबल होना है तो ये अपने अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसी वजह से ये अमोनिया में से इन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ क्या करवा लेगा, शिफ्ट करवा लेगा। ठीक है, अमोनिया एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, यानी डोनेट कर देगा, तो अमोनिया बेस कहलाएगी, हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, दैट्स वाई वो क्या कहलाएगा, एसिड। ब्रैकेट में वर्ड लिखा हुआ है प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आइन। मेटल आइन क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आपने 9th क्लास में पढ़ा था कि फर्स्ट 12 ग्रुप्स आर कॉल्ड मेटल। ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 आर स्लाइट मेटल्स, group 13 to group 12 are called hard metals, which is also called transition metals। तो इस वजह से बुक में उन्होंने फर्स्ट लाइन जो ब्रैकेट में लिखी है, उन्होंने मेटल का नाम भी यूज़ किया हुआ है। तो हाइड्रोजन इधर एज अ मेटल भी वर्क परफॉर्म करेगा और एज अ कैट आइन भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब आ जाइए रीडिंग की तरफ। पेज नंबर 25 है आपके पास, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन है, सेकंड लाइन से मैं इसको स्टार्ट करूंगा। G.N. Lewis in 1923 proposed a more general and broader concept of acids and bases, कि इन्होंने ज़्यादा बेहतरीन कॉन्सेप्ट जो था वो क्रिएट किया एसिड्स और बेस का। तो आइए डेफिनेशन देखते हैं एसिड की। एन एसिड इज़ अ सब्सटेंस, मॉलिक्यूल और आइन विच कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जैसा मैंने आपको बताया कि एसिड वो होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। A base is a substance, molecule or ion which can donate a pair of electron, और बेस क्या होगी, जो उसको क्या करेगा, डोनेट करेगा। एग्जाम्पल देखिए, अ रिएक्शन बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड टेक प्लेस बाय फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन अमोनिया एंड बोरॉन ट्राइफ्लोराइड बाय डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर बाय अमोनिया एंड एक्सेप्टिंग दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बाय बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। यानी ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स अमोनिया यानी एज अ बेस डोनेट कर रहा है और एसिड इसको एज अ एक्सेप्ट कर रहा है, तो इनके दरमियान इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा वो कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड कहलाएगा। जबकि इटसेल्फ जो बोरॉन और फ्लोरीन के दरमियान बॉन्डिंग नेचर है और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्डिंग नेचर है वो कोवलेंट बॉन्ड की है। ठीक है, लेकिन जब बोरॉन अमोनिया में से नाइट्रोजन और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में से बोरॉन, जब इनके दरमियान रिलेशन बनेगा इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने और एक्सेप्ट करने की वजह से, तब जो बॉन्ड क्रिएट होगा इट इज़ कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक आपका शॉर्ट क्वेश्चन है, ये मैं लिख रहा हूँ, इसको प्लीज़ कॉपी कर लीजिए। वाई H पॉजिटिव आइन एक्ट एज लेविस एसिड। इंतहाई इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके पास कि H पॉजिटिव आइन क्यों लेविस एसिड के तौर पे काम करता है। तो आप इसमें क्या करेंगे, इसमें आपने लेविस एसिड की पहले डेफिनेशन लिखनी है, उसके बाद इस वाली जो स्ट्रक्चर है इसके नीचे 2 लाइंस लिखी हैं जो मैंने रीड की हैं। द कैटाइन प्रोटॉन इटसेल्फ और मेटल आइन एक्ट एज लेविस एसिड, फॉर एग्जांपल अ रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया। ठीक है, यहाँ तक लिख के ये स्ट्रक्चर आपने ड्रॉ कर देना है, तब ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन कवर होगा।
ऊपर से लेविस एसिड का शॉर्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस इन टर्म ऑफ लेविस कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये 2 शॉर्ट क्वेश्चन है अभी तक आपके। अब हम मूव करते हैं अपने तीसरे शॉर्ट क्वेश्चन पे, वो है डिफाइन एडक्ट। एडक्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ ये, तो आइए उसकी रीडिंग भी कर लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ एनी लेविस एसिड बेस रिएक्शन इज़ अ सिंगल स्पीसी कॉल्ड एज एडक्ट। ठीक हो गया, होपफुली आपको रीड करके ही समझ आ गई होगी। अब आपने क्या करना है कि ऊपर से दोनों जो आपके पास, जिस तरह एक स्ट्रक्चर ये वाला है, एक स्ट्रक्चर नीचे हाइड्रोजन वाला है, आपने सिर्फ इतना स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है और इसके नीचे इस तरह जिस तरह मैंने लिखा हुआ है एडक्ट लिख देना है। इस स्ट्रक्चर को सिर्फ ड्रॉ करना है ब्रैकेट्स के अंदर और नीचे क्या लिख देना आपने, एडक्ट। कीप इन योर माइंड वेरी वेल अबाउट दैट कि आप ये वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें कि वो वाला स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, दोनों में एक छोटा सा डिफरेंस है कि उस स्ट्रक्चर के टॉप पे पॉजिटिव साइन है। वो पॉजिटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग वापस होगी तो हाइड्रोजन के ऊपर वो पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक है, तो उस पर पॉजिटिव साइन लगाना ज़रूरी है। इसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन आता है। लॉन्ग क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह है कि राइट अ नोट ऑन लेविस एसिड एंड बेसिस प्रॉपर्टीज़। अब हम डिस्कस करने लगे हैं प्रॉपर्टीज़। नीचे आ जाइए, बाकी इस पैराग्राफ को खुद रीड कर लीजिएगा, मैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे हूँ। एसिड आर इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर्स, ये मैं पहले लिख चुका हूँ कि जितने भी एसिड्स हैं अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट दे आर एक्सेप्टर्स। ठीक है, जो एक्सेप्ट करेंगे, जबकि बेसिस आर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर्स। ठीक है, डोनर्स ये क्या होती हैं, डोनर्स होती हैं। अच्छा, थस इट इज़ एविडेंट, ये वाजे हो गया कि एनी सब्सटेंस जिसके पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो लेविस बेस के तौर पे काम करेगा। अब अनशेयर्ड का मतलब क्या होता है, देखिए अगर आप इस अमोनिया के स्ट्रक्चर को देख रहे हैं तो इसमें ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ है, इन्होंने भी इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर किया और इन्होंने भी आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर किया। हम इन्हें नाम देंगे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जबकि इसी अमोनिया में नाइट्रोजन के पास ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी भी चीज़ के साथ शेयर पहले नहीं हुए थे, इसी वजह से हम इसको नाम देंगे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इस लाइन को मैं दोबारा रीड करता हूँ, इसको सुनिएगा। इट इज़ एविडेंट दैट एनी सब्सटेंस विच हैज़ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अब आप देख सकते हैं कि अमोनिया के पास अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड बेस। वाइल सब्सटेंस विच हैज़ एन एम्प्टी ऑर्बिटल, एम्प्टी ऑर्बिटल का मतलब है कि जिसका ऑर्बिट प्रॉपरली जो है वो कंप्लीट नहीं है, डैट कैन एकोमोडेट इलेक्ट्रॉन पेयर, और वो अपने अंदर इलेक्ट्रॉन के पेयर को रख सकता है, इट इज़ कॉल्ड लेविस एसिड। तो उसको क्या नाम देंगे, लेविस एसिड। फॉर एग्जांपल इधर अगर आप बोरॉन को देखिए तो मैंने आपको बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन से लेगा, एक इससे एक इससे, तो बोरॉन के आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हुए, 6। ऐसे ही है। अब क्या उसके पास एबिलिटी है कि वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, यस वो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा और 8 इलेक्ट्रॉन्स करके अपने आप को स्टेबल कर सकता है। दैट्स वाई बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में बोरॉन जो है वो एक सब्सटेंस है और सब्सटेंस होने के साथ साथ वो एक एक्सेप्टर है, क्योंकि उसको नीड है एक इलेक्ट्रॉन के पेयर की। ये डेफिनेशंस ही हैं अपना लेविस एसिड और बेस की, उन्होंने दोबारा रिपीट की हैं, आपने इन्हें याद नहीं करना, आपने ऊपर वाली याद करनी है डेफिनेशंस। एक तो वो इजी हैं, कन्वीनियंट है, ये आपको दोबारा इसलिए बताई गई हैं ताकि आप 2 वर्ड्स को याद रख सकें। एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये बेस के लिए यूज़ होगा लेविस कॉन्सेप्ट में, और एकोमोडेट ऑफ अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये यूज़ होगा लेविस एसिड के लिए। अब प्रॉपर्टीज़ की तरफ मूव करते हैं। अगर तो आपको यहाँ तक ये बातें समझ आई हैं तो प्रॉपर्टीज़ आर क्वाइट सिंपल। अब जो पढ़ने लगा हूँ यहाँ से प्रॉपर्टीज़ स्टार्ट हो रही हैं। जब ये आपको लॉन्ग आएगा आपने पहले डेफिनेशन लिखनी है लेविस एसिड की, फिर एसिड की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है जो मैं अभी पढ़ने लगा हूँ, फिर आपने डेफिनेशन लिखनी है बेस की, ठीक है, लेविस बेस की, और फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। आइए पहले मैं प्रॉपर्टी स्टार्ट करने लगा हूँ लेविस एसिड की। इसी पेज पे आपको नीचे हेडिंग हाईलाइट नज़र आ रही होगी। अकॉर्डिंग टू लेविस कॉन्सेप्ट फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज लेविस एसिड्स। मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ इनकम्प्लीट ऑक्टेट।
जिसके सेंट्रल एटम में इनकम्प्लीट ऑक्टेट होगा। जैसे बोरॉन को देख लीजिए, मैं इसका स्ट्रक्चर बना ही देता हूँ ताकि आपको कुछ हद तक इसकी समझ आ जाए। ये देखिए, ये मेरे पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बोरॉन के, नेक्स्ट शेल में 2 और 1 3 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन इसने लिया किससे, एक फ्लोरीन से, फिर एक दूसरे फ्लोरीन से और फिर एक दूसरे फ्लोरीन से, शेयरिंग कर ली ना, उनसे इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, रिक्वायरमेंट है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए आखिरी शेल में, 6। इट मीन्स दैट दे आल्सो नीड 2 इलेक्ट्रॉन्स और 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। तो क्या लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। फॉर एग्जाम्पल इन BF3 आपको समझ आ गया है, AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड। AlCl3 का स्ट्रक्चर भी अगर आप देखें तो मैं आपको वो भी बनाकर बता देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट मज़ीद ब्रिलियंट हो जाए। एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर है 13। अगर आप एक एल्यूमिनियम का स्ट्रक्चर बनाएं तो वो ऐसे बनेगा, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 और नेक्स्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3। ठीक है, अब एक मिनट, ये आपके पास एल्यूमिनियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम 30। अब इसके साथ 3 क्लोरीन आपको बुक पे लिखे हुए नज़र आए हैं, मैं उनका स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये पहला क्लोरीन है, इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 8 8 2 10, नेक्स्ट में 7 है, 2 2 4 2 6 और ये 1 7। इसी तरह ये दूसरा क्लोरीन है, 1 2 3, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 10 हो गए, नेक्स्ट में 7, 2 2 4 2 6 और 1 7। मैं इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से रिमूव करके यहाँ बना रहा हूँ कन्वीनियंस के लिए। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स, 2 2 4 2 6 और 2 8 और नेक्स्ट में 7 आएंगे, 2 2 4 2 6 और 1 7। अब ये देखिए, इन्होंने फिल वक्त ये शेयरिंग की हुई है, इस तरह और इस तरह। अब इसको समझने की कोशिश करिए। जब एल्यूमिनियम कहेगा कि भाइयों आप तीनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लो, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम अपना ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। एल्यूमिनियम का ये वाला शेल ख़त्म हो जाएगा, पिछले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8, तो ये क्या हो जाएगा, स्टेबल। इसके भी आखिरी शेल में 8, इसके भी 8, इसके भी 8, तीनों क्लोरीन भी क्या हो जाएंगे, स्टेबल। अब रिवर्स प्रोसेस, क्लोरीन कहेंगे तीनों वापस आएंगे, कहेंगे भाई हमने एक एक इलेक्ट्रॉन आपसे लिया था, वो आप वापस ले लो। तो एल्यूमिनियम पहले तो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन वापस लेगा। अब उसके आखिरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 3। ओके, अब वो तीनों क्लोरीन को कहेगा भाई मुझे एक एक इलेक्ट्रॉन और दो अपना, क्योंकि आपने मेरे से भी तो लिया था ना, अब मुझे भी दो। एक ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा। 3 एल्यूमिनियम के अपने इलेक्ट्रॉन्स थे, तीनों क्लोरीन देंगे, टोटल कितने हो गए, 6। केस वही बनेगा जो BF3 का था। पॉइंट समझ आया आपको? तो इसी तरह उन्होंने 3 लफ्ज़ लिखे हैं। फॉर एग्जांपल इन BF3 AlCl3 FeCl3 आयरन क्लोराइड, सेंट्रल एटम हैज़ ओनली 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको समझ आइए इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आ जाएंगे, 2 ये और 2 ये। इस तरह एल्यूमिनियम के आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे अराउंड देम, देयरफॉर दे कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब जाहिर सी बात है उनमें 6 इलेक्ट्रॉन है, अब उनको एक पेयर और ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, और वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, एक्सेप्ट। अगर एक्सेप्ट करेंगे तो अल्टीमेटम सी बात है ये क्या कहलाएंगे, एसिड। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ क्या कंसीडर होगा, एसिड। अगली बात नेक्स्ट पेज पे है, वही कैटाइंस वाली बात रिपीट हुई है, होपफुली वो आपको समझ आ गई थी कि सिंपल कैटाइन एक्ट एज लेविस एसिड। जितने भी कैटाइन हैं वो कैसे काम करते हैं, लेविस एसिड्स के तौर पे, ठीक है। कुछ कॉम्प्लेक्स कैटाइंस होते हैं, कुछ सिंपल होते हैं, उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ऑल कैटाइन एक्ट एज लेविस एसिड सिंस दे हैव डेफिशिएंट इन इलेक्ट्रॉन। देखिए जितने भी कैटाइंस हैं उनके ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब है कि उनके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी का मतलब दे नीड इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन्स की नीड है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे, एंड इफ़ वो एक्सेप्ट करेंगे तो अल्टीमेटम सी बात है वो क्या कहलाएंगे, एसिड्स, ठीक है। आगे उन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं इस पैराग्राफ को, होपफुली आप आगे कंप्लीट रीड कर लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। उन्होंने कुछ आइंस के नाम लिखे हैं। अब नीचे आ जाइए बेस की प्रॉपर्टीज़ पर, लेविस बेस की प्रॉपर्टीज़। अकॉर्डिंग टू लेविस बेस फॉलोइंग स्पीसीज एक्ट एज लेविस बेसिस। पहली जो पॉइंट है उसे देखते हैं, वो कहते हैं जितनी भी न्यूट्रल स्पीसीज़ हैं
एक्ट एज लेविस एसिड, लेविस बेसिस। न्यूट्रल स्पीसीज क्या होती हैं? न्यूट्रल का मतलब यहाँ पर उन्होंने वो नहीं समझा कि जिस पे चार्ज नहीं होगा, उसको ज़रा गौर से इस लाइन को हम पढ़ें तो प्रॉपर लाइन ये लिखी है कि न्यूट्रल स्पीसी विच कैरी कम से कम 1 लोन पेयर, जिसके पास कम से कम जो है वो एक लोन पेयर हो। लोन पेयर का मतलब क्या होता है? जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्स्ट्रा हो। जैसे अमोनिया में NH3 में एक इलेक्ट्रॉन पेयर एक्स्ट्रा था। कैसे? ये नाइट्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर अपने माइंड में पढ़िए कितना है, मैंने आपको पहले भी बताया 7। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 7 नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट में 5। ओके, 5 में से 3 उसने किसके साथ शेयर किए हुए हैं? इन 3 हाइड्रोजन्स के साथ। कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 2। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन पेयर की फॉर्म में इसके ऊपर ऐसे आ जाएंगे और ये कहलाएगा एक लोन पेयर। क्या कहलाएगा? एक लोन पेयर। इसी तरह एक और एग्जांपल है ROH, बुक में दी गई एग्जांपल। O के नीचे एक लोन पेयर इधर लगा हुआ है, एक लोन पेयर इधर लगा हुआ है। अब सवाल यह है कि क्यों? बेटा क्यों का जवाब मिलेगा ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ढूंढने पे। अब आप मुझे बताइए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 8। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट में 6। ऐसा ही है। 6 में से एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया हुआ हाइड्रोजन ने, एक इलेक्ट्रॉन लिया हुआ है या शेयर किया हुआ है इस किसी R ने। R क्या मैं अभी आपको बताता हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, पीछे कितने बचे? 4 इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 पेयर। तो एक पेयर ये आ गया लोन पेयर और एक लोन पेयर ये आ गया। R के बारे में अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये हम नेक्स्ट चैप्टर में जो ऑर्गेनिक नेक्स्ट चैप्टर है आपका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर आई थिंक सो, उस चैप्टर में R के बारे में बड़ी ही डिस्क्रिप्शन के साथ बताया गया। R का इधर मैं वर्ड का मतलब लिख देता हूँ, बाकी मैं इसके बारे में मज़ीद नहीं बताऊँगा, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। R का मतलब होता है अल्काइल ग्रुप। आप बस अपने पास इतना लिख लीजिए, आगे जब आएगा तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूँगा। ठीक है, आइए इसको रीड करते हैं। न्यूट्रल स्पीसी हैविंग एट लीस्ट 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, फॉर एग्जांपल अमोनिया, अमाइंस, अल्कोहल, ये तमाम की तमाम लेविस बेसिस हैं क्योंकि इनके अंदर एक लोन पेयर अवेलेबल होता है। आपको एग्जांपल्स नज़र आ गई हैं। जितनी भी नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ हैं वो एनाइंस हैं। अब ये क्या ये क्या किस्सा है? तो ये वही बात है कि अगर पॉजिटिव स्पीसीज़ जितनी भी हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो अगर लेविस एसिड्स हैं, तो जितनी नेगेटिवली स्पीसीज़ हैं वो सारी की सारी लेविस बेसिस हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज़ और एनाइंस, फॉर एग्जांपल क्लोराइड, सियानाइड, हाइड्रोक्साइड, सब पे नेगेटिव चार्ज है, सब की सब जो हैं ये क्या कहलाती हैं? लेविस बेसिस। स्टूडेंट्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन जब आपको आएगा, मैं आपको फिर ये बार रिपीट कर दूं कि आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटैम्प्ट करने के लिए आपने सबसे पहले एसिड की डेफिनेशन लिखनी है और उसकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है एसिड्स की, हेडिंग बनाकर। फिर बेस की डेफिनेशन लिख के बेस की प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। ये आपका 4 नहीं तो 5 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। अच्छा, नीचे कुछ डू यू नो में कुछ बातें लिखी हुई हैं और कुछ उसके ऊपर समरी दी गई है, उसे आपने ख़ुद रीड करना है। आपको तीनों कॉन्सेप्ट में डिफरेंस नज़र आ जाएगा कि लेविस स्ट्रक्चर में या लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस, आर्हीनियस कॉन्सेप्ट और ब्रॉन्सलोरी कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज़ें मैच कर रही हैं और क्या क्या चीज़ें डिफरेंस रखती हैं। पेज नंबर 27 पे आ जाइए तो आपको ऑरेंज कलर का टॉप पे एक पैराग्राफ नज़र आएगा, ऑरेंज कह लें या जो भी कलर है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 को टिक कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव डैट वाटर इज़ एन एम्फोटेरिक स्पीसी। ये मैं आपको कल एम्फोटेरिक स्पीसी का क्वेश्चन करवा चुका हूँ और याद हो तो लास्ट लेक्चर में मैंने वाटर के नीचे एक जगह एसिड लिखवाया था और एक जगह बेस। इस क्वेश्चन का आंसर वही है जो मैंने आपको एम्फोटेरिक स्पीसी का लिखवाया था। एंड ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, अब पेज नंबर 27 पे अगर आप आएँ तो आपको हेडिंग नज़र आ रही है जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। इसके पहली जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। देखिए उसने एक लाइन लिखी हुई है और इस लाइन के बारे में मैं आपको वैसे बता चुका हूँ। इस लाइन को अगर आप रीड करेंगे तो वो आपको यही कह रहा है कि इस चैप्टर के स्टार्ट में आप फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ चुके हैं। तो आपको याद होगा जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था तो इंट्रोडक्शन के बाद राइट साइड पे आर्हीनियस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉपर्टीज़ लिखी हुई थी और उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में मैंने आपको तब कहा था कि ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं एसिड और बेसिस की। ठीक है,
अब आ जाते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ अब हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ तक लेक्चर कंप्लीट होता है। होपफुली ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।